अच्छा, जब हम डेटा लिंक लेयर पढ़ रहे थे ना, मैंने आप लोगों को कहा था कि डेटा लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है ना, वो अच्छे से पढ़नी है या अच्छे से देखनी है, क्योंकि सारे काम ट्रांसपोर्ट लेयर भी वही करती है जो डेटा लिंक लेयर करती है। बस उनकी ये कह लो कि रेंज में फर्क है। डेटा लिंक लेयर वही काम करती थी नोड टू नोड, यानी एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क कह लो, या एक राउटर से दूसरे नेटवर्क दूसरे राउटर कह लो, कि मूव करने की जो जिम्मेदारी थी वो थी डेटा लिंक लेयर की, कि कैसे उसने किसी पैकेट को, सेगमेंट को या फ्रेम कैसे मूव करवाना है। जबकि ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है कि वो प्रोसेस टू प्रोसेस बोल लो, कि एंड टू एंड, एक एंड सिस्टम से दूसरे एंड सिस्टम तक पैकेट पहुंचाना, और उस एंड सिस्टम में भी किस स्पेसिफिक प्रोसेस के पास जो है ना उस मैसेज को पहुंचना है, ये जिम्मेदारी लेती है ट्रांसपोर्ट लेयर। और एक बात आप अक्सर पढ़ने को आपको मिलेगी कि ये जितनी भी ट्रांसपोर्ट लेयर की जितनी की भी जिम्मेदारी है, ट्रांसपोर्ट लेयर जहां भी पढ़ोगे अब ये लाइन आपको लाजमी मिलेगी कि ओएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं पहले भी ये बात बता चुका हूँ कि सारी की सारी लेयर जो भी हम पढ़ रहे हैं, तो अलग से स्पेसिफिक कोई हम मॉडल हमने नहीं बनाया, बल्कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही एम्बेड होती है। तो ये सारी की सारी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। और ये चीजें, कुछ ऐसी चीजें होंगी ट्रांसपोर्ट लेयर में जो आप पहले पढ़ के आ चुके हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के कोर्स में। तो हम स्टार्ट करते हैं बकायदा अपने लेक्चर का। तो देखिए जी, अ, आज के लेक्चर में हम ट्रांसपोर्ट लेयर और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ओवरव्यू करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि अगर कोई पूछ लेता है कि आपसे ट्रांसपोर्ट लेयर क्यों जरूरी है, एक लाइन में जवाब दें, या उसकी फंक्शनैलिटीज जो है। तो यही वही चीजें जो हम आज सारा ओवर थ्रू करेंगे इसका। देखो, पहले जो फंक्शनैलिटी है, एक मिनट में, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी है। ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने देखा था कि जरूरी नहीं है कि जिस एंड सिस्टम के पास साथ आपने कम्युनिकेट करना है कि उसको सिर्फ एक ही प्रोसेस रन हो रहा हो सकता है कि उसमें नंबर ऑफ प्रोसेस रन हो रहे हो। तो ट्रांसपोर्ट लेयर ये आइडेंटिफाई करती थी कि ये मेरा जो मैसेज है, ये स्पेसिफिकली किस प्रोसेस के पास जाना है। इसको हम आज देख लेंगे मजीद, पहले भी हम देख चुके लेकिन आज हम देख लेंगे। एंड टू एंड कनेक्शन बिटवीन होस्ट, ये भी हम देखेंगे कैसे बनता है। मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग जो हम ऑलरेडी डेटा लिंक लेयर में पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें हम आज नई तरीके से देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट लेयर मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग को किस तरह से इम्प्लीमेंट करती है। सेगमेंटेशन और रीअसेंबली, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे इनकैप्सुलेशन और डीकैप्सुलेशन था नेटवर्क लेयर पे, कि पैकेट्स को या डाटा का जो है ना आपने पहले इनकैप्सुलेट किया है, और जब रिसीवर साइड पे जाता है तो उसको जो है ना आप डीकैप्सुलेट करते हैं। इसमें थोड़ा सा चेंज, इसमें ये होगा कि आप सेंडर साइड पे जो है ना पैकेट को छोटे छोटे टुकड़ों में बनाएंगे, और उनमें से हर एक टुकड़े को हम कहेंगे सेगमेंट। और उसमें हम देखेंगे कि कैसे सेगमेंटेशन होती है। हम देखेंगे कि हर एक टुकड़े को एक बाकायदा नंबर दिया जाता है, और ये जब सारे टुकड़े, और उनको बारी बारी जो है ना हम किसी नेटवर्क के और के थ्रू जो है ना रिसीवर तक पहुंचाते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि इनमें से हर एक जो पैकेट है या सेगमेंट है वो एक ही राउट के थ्रू जाए, वो अपने अपने मर्जी से अलग अलग राउट के थ्रू जा सकते हैं। तो जैसे ही ये रिसीवर साइड पे पहुंचेंगे तो जाहिर है, मैंने बताया कि अलग अलग राउट चाहे कोई पहले पहुंच गए कोई लेट पहुंच गए, रिसीवर साइड जो ट्रांसपोर्ट लेयर काम कर रही होगी उसकी जिम्मेदारी होगी कि उनको आइडेंटिफाई करे इन ऑर्डर में, कि कौन सा पहले था कौन सा बाद में है, उस हिसाब से रीअसेंबल करके अपने ऊपर जो लेयर है, यानी कि सेशन, प्रेजेंटेशन और इवेंचुअली एप्लीकेशन लेयर को पास आउट करे। तो इसमें हम देखेंगे कनेक्शन कंट्रोल क्या है। ट्रांसपोर्ट लेयर दो तरीकों से काम करती है, कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस। ये भी हम देखेंगे कि दोनों चीजें क्या है। कंजेशन कंट्रोल हम ऑलरेडी देख चुके हैं डाटा लिंक लेयर पे, लेकिन जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर है वो कंजेशन कंट्रोल की एक और नई टेक्निक, एक और नया एल्गोरिथम यूज करती है। उसको हम देखेंगे कि वो क्या है। और उसके बाद एरर करेक्शन वही है, चेकसम और सीआरसी, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक के थ्रू ही यहाँ इसमें भी होगी। और फ्लो कंट्रोल, जैसे हमने डाटा लिंक लेयर में देखा था, तो ट्रांसपोर्ट लेयर जो फ्लो कंट्रोल करती है वो सिर्फ और सिर्फ एक एल्गोरिथम के थ्रू करती है, और वो है स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, जो हम ऑलरेडी डाटा लिंक लेयर में देख चुके हैं। तो जो चीज़ हम पढ़ चुके हैं उनको मैं नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ हम वहां पे मैं बता जरूर दूंगा कि ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन आप लोगों ने अगर वो देखना है तो आप अगेन डाटा लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि इंप्लीमेंटेशन सेम है। तो जो चीजें नहीं है वो इसमें इंशाल्लाह हम करेंगे। तो देखें जी, पहले वर्किंग समझ ट्रांसपोर्ट लेयर की कैसे करती है। तो मैंने बताया था कि सेंडर साइड से हमेशा डाटा नीचे मूव करता है, फिर ये किसी मीडियम में से होता हुआ रिसीवर साइड तक पहुंचता है, और रिसीवर साइड पर बिल्कुल इसी तरह ही ऊपर मूव करता है। और एक काम जो सेंडर साइड की ट्रांसपोर्ट लेयर ने किया होगा, बिल्कुल उसका टॉगल काम रिसीवर साइड की वही लेयर करेगी। तो जो सेंडर साइड पर ट्रांसपोर्ट लेयर काम करेगी, बिल्कुल उसको उल्ट काम जो है रिसीवर साइड की ट्रांसपोर्ट लेयर करेगी। ये हमें पहले से इन चीजों का पता है। तो देखो जी, सेंडर साइड पे क्या होगा। द ट्रांसपोर्ट लेयर रिसीव्स डाटा, ऊपर इसकी जो एप्लीकेशन लेयर है, यानी कि हम प्रेजेंटेशन, सेशन और एप्लीकेशन लेयर को कलेक्टिवली एप्लीकेशन लेयर ही बोलते हैं,
क्योंकि TCP/IP मॉडल में भी ये तीनों का एक ही नाम है, एप्लीकेशन लेयर। तो अपने ऊपर जो इसकी एप्लीकेशन लेयर है उसे डाटा रिसीव करेगी, ठीक है जी। और पहला काम जो ये करेगी, देखो, परफॉर्म फॉर सेगमेंटेशन। अब सेगमेंटेशन को समझ लेना क्या है। देखो, किसी भी राउटर या नेटवर्क या एक चैनल जो बीच में मौजूद है, उसकी कैपेसिटी होती है कि कितने बड़े से बड़े सेगमेंट को, डाटा के पैकेट को ना वो हैंडल कर सकता है। उसको हम कहते हैं MTU, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। अब अगर जो पैकेट ऊपर से एप्लीकेशन लेयर से आ रहा है ट्रांसपोर्ट लेयर के पास, सबसे पहले ट्रांसपोर्ट लेयर उस मैसेज को रिसीव करेगी। वो देखेगी कि अगर तो ये मैसेज जो मेरे पास आ रहा है ये MTU से छोटे साइज में मैं आगे अगर ट्रांसफर कर सकती हूँ तो फिर तो है ठीक, फिर तो कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर इसका साइज है ज्यादा, क्योंकि अभी हम देखेंगे कि ऊपर से लेयर कंटिन्यूसली जो है ना डाटा ट्रांसपोर्ट लेयर के पास आ रहा होता है स्ट्रीम ऑफ बाइट्स की फॉर्म में, पूरे के पूरे बाइट्स आ रहे होते हैं, तो उसने इसको मैनेज करना होता है कि अच्छा यहाँ से लेके यहाँ तक एक मैसेज है, इससे आगे वाला ये मैसेज है। तो फिर जब वो इस तरह करती है तो उसको पता चल जाता है कि ये इसका साइज जो है ना वो एक्सीड हो रहा है। जैसे मैं बताता हूँ कि लेट्स से आपको कहा जाता था कि आप टेक्स्ट मैसेज टाइप करना शुरू करें, तो जैसे ही आप 160 कैरेक्टर से अबव जाते थे ना, तो आपका MTU एक्सीड कर जाता था, तो फिर आपको पेनल्टी पड़ जाती है कि अगर आप इससे ज्यादा टेक्स्ट लिखेंगे ना तो आपको डबल चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो इस तरह वाला हिसाब है कि MTU जैसे ही एक्सीड करता है तो ट्रांसपोर्ट लेयर की जिम्मेदारी है कि इस चीज को हैंडल करे। तो उसको पता चल गया कि यार इतना बड़ा सेगमेंट जो है डाटा का पैकेट जो है ना इस राउटर में से या इस चैनल से गुजर नहीं सकता। तो वो क्या करती है, उसको ब्रेक डाउन करती है छोटे छोटे टुकड़ों में। लेट्स से इसी पैकेट को उसने 4 टुकड़ों में तकसीम किया। अब ये हर टुकड़े को एक नंबर देगी। लेट्स से इसने इसको दे दिया 1 नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। इन नंबर्स को हम कहते हैं सीक्वेंस नंबर। अब क्या होता है कि देखो, इनमें से हर एक जो सेगमेंट बना है ना ये बिल्कुल इंडिपेंडेंटली वर्क करता है। जैसे ही ये नीचे नेटवर्क लेयर पे जाएगा ना तो हर एक सेगमेंट के साथ जो है ना नेटवर्क लेयर अपना अपना हेडर अटैच करेगी जिसमें सोर्स को और डेस्टिनेशन का IP एड्रेस हो। कहने का मतलब ये कि बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट सेगमेंट के तौर पे काम करता है। अब ये इंडिपेंडेंट सेगमेंट मैंने पहले ही बताया था कि किसी भी राउटर से डेस्टिनेशन पे जाने के पास आपके पास मल्टीपल वेज होते हैं। इनमें से हर एक सेगमेंट जो है ना, अब जरूरी नहीं है कि वो एक ही पाथ से जाए, जरूरी भी हो सकता है, हम देखेंगे TCP में हम पहले ही पाथ क्रिएट कर लेंगे। लेकिन UDP वो भी ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है, उसमें जरूरी नहीं है कि वो एक ही पाथ से जाए। तो कोई किसी पाथ से जा सकता है, कोई किसी दूसरे पाथ से जा सकता है। तो रिसीवर साइड पे जो है ना ये आउट ऑफ ऑर्डर पहुंच सकते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ, एक मिनट इसको क्लियर कर लूं। लेट्स से मैंने मैसेज सेंड किया YOU, यू के नाम से। अब मैं सपोज कर रहा हूँ कि उसने Y का एक सेगमेंट बनाया, O का एक सेगमेंट बनाया और U का एक सेगमेंट बनाया। Y के सेगमेंट को उसने नंबर दे दिया 1, O को दे दिया 2 और U को दे दिया 3। अब जैसे इसने अलग अलग सेंड किया ना, रिसीवर साइड पे O पहले पहुंचा, लेट्स से Y बाद में और U बाद। अब देखो ये अगर रिसीवर साइड बिल्कुल ऐसे ही इसको एप्लीकेशन लेयर में शो करवा देगी तो इसका कोई मीनिंग नहीं बन रहा। तो ये रिसीवर साइड की ट्रांसपोर्ट लेयर की जिम्मेदारी है कि इसको रीअरेंज करे। अब रीअरेंज ये कैसे करेगी, क्योंकि उसको पता है कि हर किसी का एक नंबर है, तो इस नंबर को देखेगी, इसको पता चल जाएगा अच्छा Y का नंबर था 1, O का नंबर था 2 और U का था 3, तो इसको ये अरेंज कर लेगी। तो Y को पहले ले आएगी, लो जी Y पहले आ गया। 2 नंबर वाला O है उसको सेकंड में ले आएगी और 3 नंबर वाला U है तो उसको आखिर में ले जाएगी। तो इस तरह U बनेगी। तो जो ट्रांसपोर्ट लेयर इसको सेगमेंट में डिवाइड कर रहे थे इसको हम बोलते हैं सेगमेंटेशन। और सेम काम रिसीवर साइड की ट्रांसपोर्ट लेयर जो इनको एक जोड़ के इकट्ठा एक दोबारा से बना रही है इसको बोलते हैं असेंबली या रीअसेंबली। तो सेगमेंटेशन ये थी, मैंने बता दिया क्या है कि डिवाइड द एक्चुअल मैसेज इनटू सेगमेंट्स। ठीक है, पहले काम से ये हो गया। अब दूसरा काम देखो, एड्स द सोर्स एंड डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। इसके बाद ये जैसे हर हम ऊपर से नीचे पढ़ते आ रहे हैं, डाटा लिंक लेयर सोर्स मैक एड्रेस और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस अटैच करता है फ्रेम के साथ। नेटवर्क लेयर सोर्स IP एड्रेस और डेस्टिनेशन IP एड्रेस अटैच करती है पैकेट के साथ। तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे हम डेटा को बोलते हैं सेगमेंट, क्योंकि अभी हम देखा कि सेगमेंट बना है। ट्रांसपोर्ट लेयर पे डाटा यूनिट का नाम है सेगमेंट। तो ट्रांसपोर्ट लेयर भी बिल्कुल हर लेयर जो है ना, ये जितनी भी हम 3 लेयर्स पढ़ चुके हैं, एड्रेस अटैच करती हैं। तो ट्रांसपोर्ट लेयर भी एक एड्रेस अटैच करेगी हेडर की फॉर्म में, और वो होगा पोर्ट एड्रेस। वो हम अभी अभी देखते हैं कि पोर्ट क्या है। तो लेट्स से यहाँ पे सेंडर पोर्ट एड्रेस और रिसीवर पोर्ट एड्रेस दोनों यहाँ पे डाल दी, और उसके बाद फिर ये नीचे नेटवर्क लेयर को सेगमेंट को मूव कर देगी। ये सेंटर साइड पे काम हो रहा है। अब आप रिसीवर साइड पे देखते हैं क्या हो रहा है। रिसीवर साइड पे याद रखना है कि ट्रांसपोर्ट लेयर से नीचे नेटवर्क लेयर है, नेटवर्क लेयर से इसको ऊपर रिसीव होगा। द ट्रांसपोर्ट लेयर रिसीव्स डाटा फ्रॉम द नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर से वो डाटा को रिसीव करेगी। रीअसेंबल, अभी मैंने एग्जांपल दी थी कि रीअसेंबल क्या होता है। द सेगमेंटेड डाटा उसको दोबारा से असेंबल करेगी। और तीसरा काम जो करेगी, देखो जो
इसने कहा था एड्रेस, पोर्ट एड्रेस अटैच किए थे सेंटर साइड ने, अब ये रिमूव करने लगी है, रीड्स इट्स हेडर, हेडर को रीड करेगी, उससे क्या पता चलेगा इसको, पोर्ट एड्रेस। अभी हम देखेंगे पोर्ट एड्रेस होता क्या है, पोर्ट नंबर होता क्या है। आइडेंटिफाई द पोर्ट नंबर, फिर रीड करने के बाद उसको पोर्ट नंबर का पता चलेगा, और फिर वो उसी पोर्ट नंबर पे जो है ना इस मैसेज को फॉरवर्ड करेगी ताकि अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन तक पहुंच सके। अभी कंफ्यूज नहीं होना कि सर ये पोर्ट नंबर क्या है, कैसे पता चलेगा, आगे जब पोर्ट नंबर का आएगा तो आपको क्लियर हो जाएंगी चीज। तो ये वर्किंग है, सिंपल सा ओवरव्यू है ट्रांसपोर्ट लेयर के काम करने का। मेन हमने से काम देख लिए कि सेगमेंटेशन और सर्विस पोर्ट एड्रेसिंग जो है इसका मेन काम। अच्छा, पहले जो इसकी है रिस्पॉन्सिबिलिटी कह लें, वो है एंड टू एंड कनेक्शन। ये सेंडर और रिसीवर के दरमियान जो है ना कनेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। तो देखो जी क्या है, द ट्रांसपोर्ट लेयर इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग द एंड टू एंड कनेक्शन बिटवीन होस्ट फॉर विच इट मेनली यूज टीसीपी एंड यूडीपी। देखो सबसे पहले आपने क्या आइडेंटिफाई करना होता है कि मैंने, लेट्स से मैं सेंडर हूं ना, मैंने डाटा भेजना किस पे है, यानी कि रिसीवर। इसके बाद बाकी नेटवर्क लेयर आती है, वो सर्विस एड्रेस वगैरह अटैच करती है और फिर डाटा लिंक, लेकिन सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है। तो आइडेंटिफाई करने का काम, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट का काम करती है ट्रांसपोर्ट लेयर। और कैसे करती है, उसके पास दो प्रोटोकॉल है, एक हमारे पास टीसीपी और एक यूडीपी। इसको हम डिटेल में भी देखेंगे, अभी हल्का हल्का सा यहाँ पे देख लेते हैं कि टीसीपी क्या है और यूडीपी क्या है। देखो टीसीपी क्या है, टीसीपी इज अ सिक्योर कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। अब कनेक्शन ओरिएंटेड क्या है इसको भी हम बाद में देखेंगे। दैट यूजेस अ हैंडशेक प्रोटोकॉल, इसको भी हम बाद में देखेंगे हैंडशेक प्रोटोकॉल क्या है। टीसीपी इंश्योर रिलायबल डिलीवरी, रिलायबल डिलीवरी से क्या मराद है इसको भी हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी हम पता चल गए कि प्रोटोकॉल है जिसको अगर ट्रांसपोर्ट लेयर यूज करे तो वो रिलायबल डिलीवरी यानी कि गारंटी देती है कि आपका मैसेज रिसीवर तक रिसीव हो गई होगा। दूसरा एक और प्रोटोकॉल है जो यूडी ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है, वो है यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल यानी कि यूडीपी। यूडीपी भी हम देखेंगे क्या क्या चीजें हैं। फिलहाल आप ये देख लें कि इसमें कनेक्शन लेस है और अनरिलायबल प्रोटोकॉल, ये दो अपने लफ्ज याद रखने। आगे हम जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो हमें समझ आ जाएगा, लेकिन हमें समझ आ गया कि एंड टू एंड कनेक्शन बनाएगी और इन दो प्रोटोकॉल की मदद से बनाएगी जो कि टीसीपी और यूडीपी है। तो पहले से काम में हम देख रहे थे एंड टू एंड कनेक्शन के बाद कि प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी है। अब ये प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी है क्या, इसमें हम देख लेते हैं। एक मिनट, देखो इलस्ट्रेशन मैंने अटैच की है। अच्छा आगे है। देखो पहले प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी को समझ लो, फिर आपको हम बाद में ये पॉइंट्स पढ़ लेंगे, आपको फिर मजीद क्लियर हो जाए। देखो लेट्स से ये मेरा कंप्यूटर है, तो मैं पीसी करो कि ये मेरा करंटली है। इसमें देखो अभी मेरे पास जो है ना एक से ज्यादा एप्लीकेशन ओपन है। लेट्स से एक IE यानी कि इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन है, जिसपे करंटली एक जीमेल की सर्विस जो है मैंने ओपन की हुई है, यानी कि gmail.com वेबसाइट ओपन की हुई है। इस तरह एक और प्रोग्राम या एप्लीकेशन मेरे पास रन हो रही है फायरफॉक्स के नाम से, और उसमें मैंने google.com ओपन किया हुआ है। इस तरह कोई विंडो मीडिया प्लेयर मेरे पास ओपन है, ये भी एक एप्लीकेशन है। इसी तरह गूगल क्रोम मैंने ओपन किया हुआ है और उसमें मैंने यूट्यूब ओपन की हुई। अच्छा लेट्स से मैंने यूट्यूब की सर्च बार में लिखी कि मुझे जो है ना टीसीपी की वीडियो सेंड की जाए। अब ये रिक्वेस्ट कैसे जाती है इसको हम HTTP एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल में पढ़ेंगे, लेकिन हमें पता चल गया कि चला जाता है। लेट्स से ये यूट्यूब का सर्वर है YT, इसके पास रिक्वेस्ट की। अभी हम देखेंगे कि रिक्वेस्ट कैसे जाती है और वापस कैसे आती है। अच्छा अब देखो, अब वापसी का सफर शुरू हुआ है। तो इस सर्वर से लेके, यानी कि ये रिसीवर है या जो हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कोई भी ले लो, इससे लेके जो ये मेरा राउटर जिसके साथ मेरा कंप्यूटर डायरेक्टली कनेक्ट है, यानी कि PTCL का राउटर मैं इसको कह लेता हूँ। देखो यहां से लेके यहां तक इस यूट्यूब की जो वीडियो है, वीडियो का डाटा पहुंचाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है नेटवर्क लेयर की। अब जैसे ही इस मेरे नेटवर्क में पहुंच गई, तो उसके बाद देखो मेरे इस राउटर से मेरे इस स्पेसिफिक कंप्यूटर, ये भी हम देख चुके हैं, तक पहुंचाने की जिम्मेदारी नोड टू नोड ये है डाटा लिंक लेयर। अच्छा देखो यूट्यूब से वीडियो भी आ गई, मेरे नेटवर्क में भी आ गई, मेरे नेटवर्क से कंप्यूटर में भी आ गई। बाकी मसला देखो मेरे पास 5 एप्लीकेशन ओपन है, 4 एप्लीकेशन ओपन है। अब वो वीडियो मैंने किस एप्लीकेशन में दिखानी है, उसका डाटा किस एप्लीकेशन में मैंने सेंड करना है, ये मेरे पास मसला है। अगर सिर्फ मेरे पीसी तक वीडियो आ गई उससे मेरा काम नहीं बन रहा, आगे 4-5 एप्लीकेशन ओपन है, उनमें कौन सी एप्लीकेशन ने डाटा ये एप्लीकेशन की डिमांड की थी, इस वीडियो की डिमांड की थी, वो भी मुझे बताना है। तो यहाँ पे हमें काम आती है हमारे पास पोर्ट एड्रेसिंग या पोर्ट नंबर। अब होता क्या है, जैसे ही गूगल क्रोम से जब मैंने लिखा था कि मुझे टीसीपी की वीडियो सेंड की जाए, तो जैसे ही पैकेट निकला था ना, तो मेरे सेंटर साइड की ट्रांसपोर्ट लेयर ने ना बताया था कि
इस कंप्यूटर का जो गूगल क्रोम है वो इस वक्त पोर्ट नंबर लेट्स से 50,000 पे काम कर रहा है, और जितनी भी आपकी HTTP रिक्वेस्ट होती है ना, वो सबको पता होता है कि जहां पे वेब सर्वर वगैरह है वो पोर्ट 80 पे काम करती है। अब ये जो वेब सर्वर है ये भी HTTP के थ्रू एक्सेस होगा, तो ये भी पोर्ट 80 पे हम एक्सेस करेंगे। तो सोर्स पोर्ट एड्रेस में मेरे कंप्यूटर ने लगाया था 50,000 और डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस में जिस लगाया था 80। तो उसको पता चल गया था कि मैंने 80 पोर्ट पे, और उसके ऊपर जो है वो IP एड्रेस वो तो चाहिए चाहिए, वो भी हम देख लेते हैं। तो इस तरह ये यहां तक पहुंच गया था। अब जब ये डाटा भेजेगा ना, तो इसको पता था कि मुझसे डाटा एक ऐसी एप्लीकेशन ने डिमांड किया था जिसका सोर्स पोर्ट एड्रेस 50,000 था। तो यहां ये उस पे अब डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस में लिखेगा कि 50,000 डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस, और सोर्स पोर्ट एड्रेस में ये अपना डाटा लिखेगा जो इसकी पोर्ट है लेट्स से 80। तो इस तरह जब ये जाके मेरे कंप्यूटर में पहुंचेगी, तो मेरे कंप्यूटर में हर एक प्रोसेस के साथ उसकी पोर्ट आईडी होती है। तो मेरा कंप्यूटर उस पोर्ट टेबल के साथ मैच करेगा कि यार ये जो 50,000 पोर्ट आईडी है ये इस वक्त किस प्रोसेस को असाइन हुई हुई है। उसको पता चल जाएगा कि गूगल क्रोम को हुई हुई है, तो मेरा डाटा सिर्फ और सिर्फ गूगल क्रोम को ट्रांसफर किया जाएगा और वहां पे इस डाटा को व्यू किया जाएगा। तो इसलिए हमें पोर्ट एड्रेस की जरूरत पड़ती है कि अकेला IP एड्रेस और इवन अकेला मैक एड्रेस भी मेरा काम नहीं कर रहा था। IP एड्रेस ये काम जरूर कर देता था कि वो मेरे नेटवर्क तक पहुंचा देता था पैकेट। उसके बाद मैक एड्रेस ये जरूर करता था कि मेरे नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर्स अटैच हैं उसमें से स्पेसिफिकली मुझे वो डाटा पहुंचा देता था। लेकिन आगे किस एप्लीकेशन ने उसको डिमांड किया था, ये हमारे पास मसला था, और इस काम के लिए हमारे पास फिर पोर्ट एड्रेसिंग की जरूरत थी, जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर की जिम्मेदारी है। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि किस लेयर ने किस एप्लीकेशन ने हमारे पास डाटा एक्सेस किया या रिक्वेस्ट किया था। तो इसको आप देख भी सकते हो, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। हर ऑपरेटिंग सिस्टम में आप इसको देख सकते हो कि आपकी जो कौन एप्लीकेशन है वो इस वक्त किस प्रोसेस पोर्ट आईडी पे रन कर रही है। देखो कुछ भी नहीं करना आपने, सिंपल अगर आपको स्क्रीन शो हो गई है। नहीं सर। जी सर। ठीक है, तो सिर्फ आप स्टार्ट में आके रिसोर्स मॉनिटर लिखना है। तो जैसे आप RE लिखोगे ना, ऑटोमेटिकली एक सिस्टम ऐप है जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही आपको इंस्टॉल होकर आती है, यूटिलिटी बेस्ड एप्लीकेशन है रिसोर्स मॉनिटर, वो आ जाएगी। इसको आपने ओपन कर लेना है। तो जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, मैं फुल स्क्रीन में कर लेता हूँ, तो देखो इस तरह का इसका इंटरफेस। मुख्तलिफ किस्म की इसमें टैब है। देखो पहली है CPU टैब, इसमें आप CPU की रिसोर्सेज देख सकते हो कि कौन कौन से एप्लीकेशन कितना कितना CPU यूज कर रही है। दूसरे नंबर पे डिस्क है, आप डिस्क देख सकते हो कि कौन कौन सी एप्लीकेशन कितनी कितनी डिस्क स्पेस यूज कर रही है। तो अभी आप मिस कर, और तीसरा नेटवर्क है जो मैंने करंटली यूज ओपन किया हुआ है। तो इसमें देखो एक मिनट, इसको अगर एक्सपैंड हो सकता है तो इसको एक्सपैंड करता हूँ। ठीक है, देखो मैंने इसको नीचे तक एक्सपैंड कर लिया। इस वक्त मेरे नेटवर्क बेस्ड जितने भी प्रोसेस रन कर रहे हैं वो सारे के सारे मुझे शो हो रहे हैं पहले कॉलम में। अच्छा, उसके साथ ही अब इसको मैंने एक्सपेंड किया है, एक पोर्ट आईडी देखो एक सेकंड कॉलम है, इसमें आप सबको शो हो होगा कि इस पर इसके कौन कौन सी इसको आईडी असाइन हुई हुई है। तो यहां से आप देख सकते हो कि क्रोम को लेट से क्रोम के अंदर भी एक से ज्यादा प्रोसेस रन हो सकते हैं। 1500 अटैच हुई है, और इस तरह सारा करके कोई भी आप इसको देख सकते हो। और इसके साथ इसका एड्रेस भी देख सकते हो कि इस वक्त किस आईडी से जो है ना डाटा रिसीव कर रहा है या सेंड कर रहा है। तो देखो ये गूगल क्रोम मेरा इस वक्त 52.111.204.1 ये कोई IP एड्रेस होगा। इसको मैं जब लिखूंगा तो मुझे पता चलेगा कौन सी वेबसाइट है। तो इसके थ्रू जो है ना इससे डाटा जो है ना वो रिसीव कर रहा है। और इसमें आप ये भी देख सकते हो कि इस वक्त करंटली मेरा नेटवर्क जो है वो 805 या 800 KB पर सेकंड की स्पीड से डाटा सेंड और रिसीव कर रहा है। सारी चीजें इसमें आप देख सकते हो। अच्छा चले हम दोबारा अपनी इस पे आते हैं। तो हमें समझ आ गया कि कुछ पोर्ट एड्रेसिंग होती है। अब हम इसको पढ़ भी लेते हैं कि प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी भी है क्या। स्क्रीन शो होगी दोबारा से स्लाइड वाली। यस सर। ठीक है, तो देखो आप पहला प्रोसेस टू प्रोसेस में हम पहला पॉइंट पढ़ते हैं। देखो डाटा लिंक रिक्वायर्स मैक एड्रेस। हमने देख लिया कि डाटा लिंक मैक एड्रेस रिक्वायर होता है डाटा लिंक को काम करने के लिए। क्यों? क्योंकि एक नोड से दूसरी नोड तक डाटा जो पहुंचाया जाता है विद इन नेटवर्क या एक नेटवर्क से अगले राउटर तक, वो हम मैक एड्रेसिंग की बेस पे करते हैं कि हम ये पहले ऑलरेडी देख चुके हैं। और हर दफा एड्रेस चेंज होता रहता है मैक एड्रेस। नेटवर्क लेयर रिक्वायर्स IP एड्रेस। ये भी मैंने अभी एग्जांपल से समझा दिया कि IP एड्रेस क्यों जरूरी है, कि आपके नेटवर्क तक पहुंचने के लिए IP एड्रेस जरूरी है। लेकिन उसके बाद हमने देखा था कि जो मसला था ट्रांसपोर्ट लेयर ने उसको सॉल्व किया। ट्रांसपोर्ट लेयर रिक्वायर्स अ पोर्ट नंबर।
टू करेक्टली डिलीवर द सेगमेंट ऑफ डाटा टू द करेक्ट प्रोसेस। जितने भी आपके कंप्यूटर में टोटल प्रोसेस काम कर रहे हैं उसमें से जो रिक्वायर्ड प्रोसेस है जिसने रिक्वेस्ट की थी उस तक डाटा पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर को एक पोर्ट नंबर रिक्वायर्ड होता है। तो पोर्ट नंबर देखो, अब पोर्ट नंबर इज अ 16 बिट एड्रेस। तो याद रखना है कि IPv4 एड्रेस हमारे पास 32 बिट का था, और उसके बाद हमने क्या देखा था, कौन सा एड्रेस, मैक एड्रेस, वो 48 बिट का, और अब हम देख रहे हैं पोर्ट एड्रेस 16 बिट का। तो 16 बिट एड्रेस है, तो जो कि किसी भी क्लाइंट सर्वर बेस्ड सिस्टम में जो है ना हमारे पास प्रोसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है। हमने इसका काम देख भी लिया। द नेटवर्क राउटर्स डू नॉट इंप्लीमेंट द ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। ये वही बात अलग से लिखी हुई है, ओनली द एंड सिस्टम डू के ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी। तो देखो TCP पोर्ट, अब ये क्या है इसको देख लो। देखो आपने किसी नेटवर्क तक पहुंचना है तो सिंपल उसकी IP देते हो आप, लेट्स से मैंने दे दी तो इस नेटवर्क तक मैं पहुंच। उसके बाद स्पेसिफिक प्रोसेस पे पहुंचना है तो कॉलन लगा के उसके पोर्ट नंबर देते हो आप। ये हम ऑपरेटिंग सिस्टम में भी देख के आ चुके हैं, अभी भी मैंने समझा दिया। अब इसको लिखने का तरीका ये है कि पोर्ट एड्रेसिंग करनी है तो पहले IP एड्रेस दी जाएगा उस नेटवर्क में या उस स्पेसिफिक कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए, और फिर उस एप्लीकेशन की पोर्ट नंबर जिस पे आप डाटा सेंड करना चाह रहे हो। तो इस तरह करके ये इसको हमने देखा था कि इसको सॉकेट भी बोलते थे हम, IP एड्रेस प्लस पोर्ट एड्रेस दोनों को मिला के हम सॉकेट भी बोलते थे। तो देखो द TCP पोर्ट इज अ यूनिक नंबर असाइन टू डिफरेंट एप्लीकेशन। हर एप्लीकेशन को असाइन किया जाता है। अ पोर्ट नंबर इज अ यूनिक आइडेंटिफायर विद इन IP एड्रेस। IP एड्रेस के साथ कॉलन लगा के आप अटैच कर सकते हो, मैंने एग्जांपल दे भी दी। 3 किस्म की पोर्ट है हमारे पास, वेल नोन पोर्ट्स, जो जितने भी मशहूर से हमारे पास प्रोटोकॉल्स हैं उनको हमने ऑलरेडी पोर्ट्स दी हुई हैं कि जिस भी कंप्यूटर पे जिस भी सर्वर पे ये प्रोटोकॉल काम करेगा तो हमेशा इसी पोर्ट पे करेगा। जैसे अभी मैंने HTTP एग्जांपल दी थी कि वो 80 पोर्ट पे काम करता है, तो जिस भी कंप्यूटर पे जिस भी सर्वर पे HTTP प्रोटोकॉल काम कर रहा है वो हमेशा 80 पोर्ट पे करेगा। इस तरह से इसको इसके साथ कम्युनिकेट करना आसान हो जाता है। कुछ रजिस्टर्ड पोर्ट्स हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन है अभी रजिस्टर्ड करवाई हुई है कि अभी किसी और को ना दी जाए, इन फ्यूचर हम कोई प्रोटोकॉल डिजाइन करेंगे तो फिर हम यहाँ से इसको यूज कर लेंगे। और फिर कुछ पोर्ट्स हैं जिनको हम डायनामिक पोर्ट्स बोलते हैं, ये फ्री है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम असाइन करता है हमें। जैसे अभी मैंने 50,000 की एग्जांपल दी थी ना, ये डायनामिक पोर्ट थी जो ऑपरेटिंग सिस्टम ने मेरे प्रोसेस को असाइन की थी। तो डायनामिक पोर्ट्स हमेशा असाइनेबल हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम इनको असाइन करता है किसी भी एप्लीकेशन को जब वो डाटा सेंड करती है किसी सर्वर के पास। तो यहाँ अलग से वो कैटेगरी आपको नजर आ भी रही होगी। तो 0 से लेके 1023 तक ये हमारे पास है वेल नोन पोर्ट्स। 1024 से लेके 49,151 ये रेंज है रजिस्टर्ड पोर्ट्स की जो हम किसी को साइन नहीं करते। और जो आगे रेंज है हमारे पास 49,152 से लेके 65,535, तो ये है हमारे पास प्राइवेट और डायनामिक पोर्ट्स जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम असाइन कर सकता है। वाई पोर्ट नंबर ये भी मैंने बता दिया है कि सिंपल हमारे पास IP एड्रेस या मैक एड्रेस नहीं काफी, तो पोर्ट नंबर हमें हमेशा चाहिए। तो अगर आप जब भी ओवरव्यू करोगे तो इस स्लाइड को पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगी कि वो क्यों जरूरी है ये एप्लीकेशन। ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल हम पहले हमने सिर्फ उसको ओवरव्यू देखा था, अब हम इसको डिटेल में देखते हैं कि TCP क्या है और UDP क्या है। तो देखो TCP के बारे में हम पढ़ते हैं कि TCP है क्या, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। पहला पॉइंट इसका है स्ट्रीम ओरिएंटेड, या जिसको आप स्ट्रीम ऑफ बाइट भी कहते हो। क्या है कि ऊपर से एप्लीकेशन लेयर से हमेशा स्ट्रीम आ रही होती है बाइट्स की, लेट्स से ये कि बाइट आ रहा है, एक बाइट आ रहा है, एक बाइट आ रहा है, एक बाइट आ रहा है, इस तरह करके। तो TCP हमेशा बाइट ओरिएंटेड है, बाइट्स पे काम करता है, बाइट्स को रिसीव करता है, उनको फिर अपने हिसाब से सेगमेंटेशन करता है। अच्छा, दूसरा पॉइंट, TCP क्रिएट्स सेगमेंट्स एंड पासेस दिस डाउन टू IP यानी कि नेटवर्क लेयर, इंटरनेट प्रोटोकॉल की बात हो रही है। तो ये भी हम देख चुके हैं कि कैसे वो सेगमेंटेशन करता है और फिर नीचे नेटवर्क लेयर को रिमूव कर देता है। अच्छा, उसके बाद भी एक हमने ये भी देखा था कि IP यानी कि नेटवर्क लेयर क्रिएट्स पैकेट्स, वो इस सेगमेंट से पैकेट्स बनाती है, इनका कैप्सुलेट करती है सेगमेंट्स को, अपना हेडर अटैच करती है और फिर नीचे ट्रांसफर कर देती है डाटा लेयर को। ये याद दिलाने के लिए मैंने नीचे लिख दिया। 2 पॉइंट हो गए, स्ट्रीम ओरिएंटेड और सेगमेंटेशन। तीसरे का काम है कनेक्शन ओरिएंटेड। देखो कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस आपको अक्सर जगह पे सुनने को मिलता है कि TCP कनेक्शन ओरिएंटेड है और UDP कनेक्शन लेस है। उसका मतलब क्या है, देखो मतलब ये है कि जो भी जितने भी प्रोटोकॉल आपके पास कनेक्शन ओरिएंटेड है वो डाटा सेंड करने से पहले ना रिजर्वेशन करते हैं। सेंडर और रिसीवर के दरमियान हमेशा एक पाथ को कह लो रिजर्व किया जाएगा, लॉजिकल कनेक्शन बनाया जाएगा, और फिर जितना भी डाटा होगा हमेशा वो उसी लॉजिकल कनेक्शन जो हमने एस्टेब्लिश किया होगा उसी से भेजा जाएगा। सर क्या मुराद है, लेट्स से कि ये मेरा सोर्स है A और ये रिसीवर है B, इसके दरमियान में लेट्स से मेरे पास ये कुछ इस तरह की तरतीब में राउटर है, इस तरह करके राउटर्स लगे हुए हैं। अब मैं A ने लेट्स से B को कोई मैसेज भेजना है ना, वो डायरेक्ट मैसेज नहीं भेजेगा, पहले वो एक डमी मैसेज भेजेगा। लेट्स से डमी मैसेज को
राउटिंग के थ्रू हमने फॉरवर्ड करते रहे, वो ऐसे करके जो है ना इस हिसाब से बी के पास पहुंचा। हालांकि उसके पास देखो और भी रास्ते थे, लेकिन उसने इस पाथ से वो पहुंच गया। अब जैसे जैसे उस पाथ से गुजरता है ना, वो इस पाथ को रिजर्व करता है एक किस्म का, या कह लो कि नोट डाउन करता है। अब ये नोट डाउन करता है तो बी के पास पहुंच गया। अब बी ए को बता देगा कि मेरे पास ये पैकेट आया और इस पाथ से आया है। तो उसके बाद जितने भी सब्सिक्वेंट ए मैसेज भेजेगा या पैकेट भेजेगा, वो हमेशा इसी पाथ से जाएगा। तो इस लिहाज से हम कहते हैं कि पहले कनेक्शन बनाया जाता है, लॉजिकल कनेक्शन एस्टेब्लिश किया जाता है, उसके बाद एक्चुअल डेटा भेजा जाता है। इसको हम देखेंगे भी कि कनेक्शन कैसे बनाया जाता है। तो ये कनेक्शन ओरिएंटेड है, ऐसे प्रोटोकॉल जो हमेशा पहले एक कनेक्शन बनाते हैं और उसके बाद डाटा सेंड करते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो कनेक्शन नहीं बनाते, डायरेक्ट डाटा भेजना शुरू कर देते हैं, वो भी हम प्रोटोकॉल देते हैं। फुल डुप्लेक्स मोड में काम करता है। जब एक दफा आपका कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया तो बोथ पार्टीज, सेंडर भी और रिसीवर भी, बैक डाटा सेंड भी कर सकती हैं और रिसीव भी कर सकती हैं। एक इसमें टर्म यूज होती है बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के और इंटरव्यू के हवाले से, मुझसे पूछी जा चुकी है एक दफा इंटरव्यू में, पिगी बैकिंग। ये भी हम देखेंगे कि पिगी बैकिंग है क्या, अभी के लिए इसको पेंडिंग करते। एरर कंट्रोल, हमने देखा था कि जितनी डाटा लिंक लेयर की जिम्मेदारियां हैं वही ट्रांसपोर्ट लेयर की है। तो अभी क्योंकि टीसीपी भी ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम कर रहा है, तो एक्चुअल हमारे पास जो एरर कंट्रोल है वो सिर्फ और सिर्फ टीसीपी प्रोवाइड करता है, यूडीपी नहीं करता। इसलिए हम इसको रिलायबल प्रोटोकॉल कहते हैं। तो एरर कंट्रोल में देखो वही चेकसम है, एक्नॉलेजमेंट आ सकती है या रिट्रांसमिशन आ सकती है, इनमें से तीनों चीजें आ सकती है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम चेकसम को ही यूज करते हैं। फ्लो कंट्रोल है, इसलिए हम इसको रिलायबल कहते हैं। ये गारंटी देता है कि मैं एक कांस्टेंट स्पीड के साथ डाटा जो है आपका ट्रांसफर करूंगा। तो वो कैसे करता है, वो फ्लो कंट्रोल के साथ। और मैं शुरू के ही लेक्चर में स्लाइड में बता चुका था कि हमेशा ये स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल को यूज करके फ्लो कंट्रोल करता है। तो इसको हम पढ़ चुके हैं। अगर आपको ये नहीं याद तो डाटा लिंक लेयर का मेरे ख्याल में चौथा या पांचवा पेज है जो हमने पढ़ा है, उसको आप व्यू कर सकते हो कि स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल है क्या। कंजेशन कंट्रोल हम पहले भी पढ़ चुके हैं नेटवर्क लेयर पे, लीकी बकेट के थ्रू। तो लीकी बकेट भी यूज होता है यहाँ पे, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द टाइम यूज होता है वो है एडिटिव इंक्रीज मल्टीप्लिकेटिव डिक्रीज, AIMD प्रोटोकॉल। इसको हम आज देखेंगे डिटेल में कि ये प्रोटोकॉल है क्या, क्योंकि ये नया है। लीकी बकेट तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ये कुछ टीसीपी के पॉइंट्स हैं जो अगर आपसे कोई पूछ लेता है, खासतौर पे इंटरव्यू के हवाले से ये इंपॉर्टेंट है कि इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि टीसीपी और यूडीपी में कौन सा बेहतर है, क्या इसकी एडवांटेजेस हैं एक के, दूसरे के क्या डिसएडवांटेज हैं, इस तरह करके। तो ये एक मैंने नई स्लाइड भी ऐड की है कि टीसीपी और यूडीपी में कौन बेस्ट है। जरा तो रिफ्रेश कर लें, स्लाइड जो है ना वो टीसीपी पोर्ट वाली है, अभी तक नजर आ रही है। तो आप दोबारा से उसको करें। सबके पास टीसीपी पोर्ट वाली है तो फिर मैं चेंज करता हूँ, अगर आपके पास है तो फिर आप जरा नेट को, टीसीपी वाली शो हो रही है। टीसीपी वाले तो ठीक है ना फिर, टीसीपी वाली शो टीसीपी वाले तो ठीक है फिर। सर, टीसीपी नहीं नहीं सर, जिस पे आपने सॉकेट का लिखा था ना वो वाली शो हो रही है। कोड 80 जिस पे लिखा था वो अच्छा, वाला। मैं कर देता हूँ। हाँ जी, आप स्क्रीन शो नहीं हुई सर, हो गई है अच्छा, ये सर। मैंने शेयर, ये अभी मैंने वो शेयर भी की है। जी अभी अगर किसी को ज्यादा इशू है ना तो वो ग्रुप से डाउनलोड करके साथ साथ चलता रहेगा, मैं बताता रहूंगा कि हम किस स्लाइड पे। असल में सर वो स्लाइड्स होती हैं, लेकिन उसके ऊपर जो आप पिक्टोरियल ड्रा करके हमें समझाते हैं ना, फिर वो नहीं नजर आता। उस वजह से हाँ आपकी ये, ये स्क्रीन चाहिए होती है। हाँ यार ये भी इशू है, बिल्कुल आप ठीक है। चलो अब शो हो गई है। सर वो जिस पे लीकी बकेट लिखा है वो वाली शो हो रही है, लास्ट पे हाँ जो अब ठीक है, कंजेशन कंट्रोल है। हाँ ये ठीक है। अभी मैं इस पे ही हूँ, अब मैं चेंज करने लगा हूँ। अच्छा, अब हम इसके हेडर को देख लेते हैं कि टीसीपी का हेडर क्या है, क्योंकि हमने देखा था कि उससे पहले हमने कल आईपी का हेडर भी देखा था और उससे पहले हमने मैक हेडर भी सर देखा था। तो जी सुंदर, सर ये AIMD का एब्रीविएशन क्या बताया था आपने? एडिटिव इंक्रीज मल्टीप्लिकेटिव डिक्रीज, ये आगे आ जाएगा। ओके सर। सर और पिगी बैकिंग का मुझे बता दें, मुझे उसकी समझ नहीं आई। मैंने वो अभी जो MCQs स्किप का किया है क्योंकि जब हम टीसीपी पढ़ेंगे तो मैं पिगी बैकिंग डिटेल में समझाऊंगा कि वो है क्या। ओके सर। देखें, टीसीपी हेडर देख लो जल्दी से कि जब एक हेडर अटैच करता है ये सेगमेंट के साथ ट्रांसपोर्ट लेयर तो क्या क्या होता है। सोर्स पोर्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 16 बिट्स की, वही होगी। डेस्टिनेशन पोर्ट ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, वही होगी। सीक्वेंस नंबर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक ना एक सीक्वेंस नंबर दिया जाएगा। एक्नॉलेजमेंट नंबर होगा, ये भी हम देखेंगे क्या होता है, इसको अभी पेंडिंग करो। अच्छा, ये असल इसकी इंपॉर्टेंट है, ये फ्लैग्स जिसके थ्रू ये कनेक्शन वगैरह स्टेब्लिश करता है या दूसरे को बताता है कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। तो इसके कनेक्शन मैंने अलग से लिख दिए हैं, तो क्योंकि इनमें से एक FIN फिनिश का फ्लैग के बारे में पूछा गया था,
फिर मैंने बाकी भी लिख दिए हैं ताकि कभी कुछ इनमें से आ जाए। देखो एक फ्लैग है हमारे पास URG के नाम से, अर्जेंट। तो इसमें क्या है कि अगर आपने कोई मैसेज फौरी तौर पे भेजना है आगे, आप चाहते हो कि ना इसको बफर में स्टोर किया जाए, करे कोई भी इंटरमीडिएटरी राउटर या नेटवर्क है, और मतलब किसी कोई भी ऐसा मैसेज है जैसे कोई एरर मैसेज है, जैसे कल आपने पढ़ा था कि चोक पैकेट भेजा जा रहा है, तो चोक पैकेट हमेशा जो है ना अर्जेंट पैकेट होता है। उसको कहा जाता है कि कोई भी इंटरमीडिएटरी राउटर इसको प्रोसेस ना करे, जैसे ही रिसीव करे उसको फॉरवर्ड कर दे। तो इसलिए इंटरमीडिएटरी राउटर को पता ही नहीं चल पाता कि इस पैकेट में क्या जा रहा है, तो अर्जेंट फ्लैग उसमें ऑन होता है। तो असल में एक बिट है ये सारी 5-6 जितनी भी है ना, ये एक एक बिट है, इसकी वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है। तो पहले जो हम फील्ड पढ़ रहे हैं वो है URG या अर्जेंट। अगर तो इसकी बिट हमने सेट की हुई है, सेट होने से बता दें कि 1 है, तो उसका मतलब है कि जो मैसेज या पैकेट जा रहा है ना, ये बहुत मोस्ट अर्जेंट है, इसको प्रोसेस ना किया जाए, तो जैसे कोई भी राउटर इसको रिसीव करे वो फॉरवर्ड से इसको फॉरवर्ड कर दे। दूसरा हमारे पास जो फील्ड है, इसको क्लियर कर लूं ताकि नजर आए, वो है ACK यानी कि एक्नॉलेजमेंट की फील्ड है। ये भी फ्लैग होता है। अगर तो आप सिंपल है कोई पैकेट भेज रहे हो, डाटा भेज रहे हो, तो जाहिर वो एक्नॉलेजमेंट नहीं है, तो उसमें ये फील्ड जो है या बिट जो है वो 0 होगी। और अगर आप किसी रिसीवर हो आप या सर्वर हो और आपने किसी का डाटा रिसीव किया है, उसको बताने के लिए सेंडर को भेज रहे हो कि हाँ आपने जो डाटा भेजा था मैंने रिसीव कर लिया है, उसमें फिर वो जब पैकेट आएगा तो उसमें एक्नॉलेजमेंट की बिट जो है वो सेट होगी, यानी कि उसकी वैल्यू 1 होगी। अच्छा, PSH पुश कहते हैं इसको। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। सॉरी यार, नेटवर्क इशू आ गया था, मैंने स्विच किया है दूसरा नेटवर्क। तो आवाज आ रही है सबको? जी सर आ रही है। ठीक जी है। सर आ रही है। देखो रीसेट, RST यानी कि रीसेट हम फील्ड पढ़ रहे थे। कल हमने देखा था कि किसी वजह से कोई कंजेशन वगैरह आ जाती थी या कोई रीसेट कनेक्शन करना पड़ जाता था, तो वो एक मैसेज आता था कि इस करंट कम्युनिकेशन का जो हमारा है ना, इसको रीसेट कर दो। ये हमने डाटा लिंक लेयर में भी देखा था, जब कोलिजन हो जाता था तो मैंने कहा था कि एक स्पेशल मैसेज आता है, वो रिसीवर को बताता है कि आप जो है ना इस कम्युनिकेशन को खत्म कर दो, किसी वजह से कोलाइड हो गया डाटा में मजीद नहीं भेजना, हम नया कनेक्शन बनाएंगे। तो इस तरह का अगर कोई पैकेट जा रहा हो जिसमें ये बताना हो कि आप जो करंट हमारा कनेक्शन स्टेब्लिश हुआ है इसको खत्म करना है और दोबारा से नया भी बनाना है, ये नहीं कि सिर्फ खत्म करना है, रीसेट करना है, तो उसके लिए फिर जो रीसेट की बिट है उसको हम 1 कर देते हैं। जैसे ही रिसीवर के पास पहुंचेगी, रिसीवर पर चल जाएगा, तो वो बाकी जितनी भी उसने बफर वगैरह कर रखा होगा डाटा डिस्कार्ड कर देगा, वो समझ जाएगा कि नया डाटा आएगा और शुरू से आएगा, तो रीसेट की बिट वहां पे हमारे पास 1 होगी। तीसरा नेक्स्ट हमारे पास बिट है सिन की, सिंक्रोनाइजेशन के लिए यूज होता है। तो मैं बता रहा था कि हमेशा पहले TCP कनेक्शन बनाता है, तो कनेक्शन बनाने के लिए पहले वो सिंक्रोनाइजेशन करता है रिसीवर के साथ या सर्वर के साथ। तो जब वो पहला मैसेज भेजेगा ना रिसीवर के पास या सर्वर के पास कि मैं आप रिक्वेस्ट करने के लिए कि मैं कनेक्शन बनाना चाह रहा हूं, तो वो हमेशा सिंक्रोनाइजेशन की फील्ड को 1 करके भेजेगा। अच्छा, रिसीवर के पास वो मैसेज पहुंच जाएगा, तो रिसीवर भी दोबारा उसको एक मैसेज भेजेगा जिसमें ये बताएगा कि आपका पहला पैकेट मुझे मिल गया है, यानी कि एक्नॉलेजमेंट की बिट फील्ड 1 कर देगा, और साथ में वो भी कहेगा कि हाँ ठीक है मैं भी रेडी हूँ आपको कनेक्शन बनाने के लिए, तो वो भी जो पहला मैसेज भेजेगा उसमें भी उसकी भी सिंक्रोनाइजेशन की फील्ड 1 होगी। तो सिंक्रोनाइजेशन की फील्ड या बिट आप वहां पे सेट करते हो जब शुरू में आपने कनेक्शन बनाना हो। और आखिर में हमारे पास फिनिश किया है, जब सारा डाटा आप भेज चुके होते हो और आपने ये जो कनेक्शन एस्टेब्लिश किया हुआ है, रिजर्व किया हुआ है किस्म का, इसको खत्म करना चाहते हो, तो आपने रिसीवर को या सर्वर को बताना है कि हाँ अब मैंने खत्म करना है, तो उस पैकेट में आप फिर फिन यानी कि फाइनल फिनिश इसकी बिट को जो है ना 1 कर देते हैं। उसका मतलब होता है कि जैसे ये पैकेट पहुंचेगा रिसीवर के पास, वो उसकी कनेक्शन जो उसने रिजर्व किया होगा उसको खत्म कर दे। तो ये कुछ हमारे पास फील्ड्स हैं, आपने याद रखना है। अच्छा, ये एक बात याद रखनी है, जैसे हमने IP की सूरत में देखा था कि उसका हेडर का साइज वेरी करता है, तो इसमें भी बिल्कुल 20 से 60 बाइट्स तक का इसका हेडर हो सकता है TCP का। अच्छा, अब हम देख लेते हैं जो चीजें अभी मैं आपको बता रहा था। तो TCP जो है ना, पहले बनाता है कनेक्शन, और इसके कनेक्शन बनाने का एक बड़ा मशहूर नाम है जिसको आप बोलते हो 3 वे हैंडशेकिंग। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, MCQs के हवाले से तो शायद इतनी नहीं है, लेकिन इंटरव्यू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टर्म। ये हो ही नहीं सकता कि कोई बंदा नेटवर्क से क्वेश्चन पूछे और अगर वो इस नेटवर्क ट्रांसपोर्ट लेयर पे आया है तो वो आपसे 3 वे हैंडशेकिंग के बारे में ना पूछे।
मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको अच्छे से समझना है कि 3 वे हैंड चेकिंग काम कैसे करती है। स्लाइड शो हो गई आपको 3 वे हैंड चेकिंग की? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। नहीं हो रही। अच्छा देखते हैं। हाँ जी, अब अब हो गई है सर। हो रही है सर। सर ठीक है, जी पहले हम इसको इलस्ट्रेशन जी पहले हम इसको इलस्ट्रेशन की मदद से समझते हैं, फिर हम इसकी बाद में थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देख लेंगे कि इसमें है क्या क्या। नेटवर्क का बड़ा इशू आ रहा है यार, मुझे इसकी क्यों आ रहा है इतना। ठीक है, अब सबको तस्वीर शो हो रही है? जी सर। यस ठीक सर है, हो रही तो है। देखो ठीक है, लेट्स से ये मेरा कंप्यूटर है, इस पे कोई लेट्स से क्रोम ओपन है और ये कोई होस्ट सर्वर है, वेब सर्वर है, कोई यूट्यूब का एग्जांपल ले लो बेशक। अब मेरे मैंने ना पहले लिखा है कि लेट्स से youtube.com। अब मेरा यूट्यूब के साथ कनेक्शन बनने जा रहा है और हमें पता है कि टीसीपी के थ्रू बनता है, HTTP जो है वो टीसीपी पे काम करता है। तो देखो कैसे बनेगा। सबसे पहले जो है ना, मेरे एप्लीकेशन से डाटा आ गया ट्रांसपोर्ट लेयर पे, क्योंकि हम ट्रांसपोर्ट लेयर की फंक्शनलिटी पढ़ रहे हैं, तो ट्रांसपोर्ट लेयर की बात हो रही है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर के पास वो डाटा आया ना, तो वो उसमें अपनी चीजें ऐड करेगा। उसने हेडर लगाया, इसमें सोर्स का पोर्ट एड्रेस है और लेट्स से डेस्टिनेशन भी है। ये हम ऑलरेडी चीज पढ़ चुके हैं, इसको हम नहीं देखते। जो हमने अब इसमें चीज देखनी वो ये है। देखो मैंने बताया था कि जैसे ही कोई भी सेंडर या रिसीवर जो है वो किसी के साथ कनेक्शन बनाने लगता है, तो सबसे पहले तो कनेक्शन बनता है। तो कनेक्शन में सबसे पहले ये होता है कि वो सिंक्रोनाइजेशन की बिट जो है ना वो 1 करता है और फिर वो उसको सेंड करता है। तो लेट्स से ये SI1 इसकी फील्ड है, बिट है, इसको मैंने अपने पैकेट में कर दिया 1, यानी कि जिसको भी रिसीव होगा उसको पता चल जाएगा कि ये नया कनेक्शन बनाने की रिक्वेस्ट की जा रही है। अच्छा, इसी तरह जब आप किसी भी रिसीवर को या किसी भी सर्वर को कोई डाटा भेजते हो, पैकेट भेजते हो, तो खाली पैकेट नहीं भेज सकते आप। खाली पैकेट से मुराद है खाली हेडर नहीं भेज सकते। जाहिर है किसी कोई तो डाटा होगा ना जिसके ऊपर आप अटैच करोगे इस हेडर को, तभी तो ये सारी चीजें उसके साथ अटैच होंगी। तो शुरू शुरू में जो है ना हमारे पास डाटा बेशक होता है, लेकिन हम वो डाटा भेजना नहीं चाहते। हम हमेशा कोई डमी डाटा जो है ना उठाते हैं और उसको कोई आर्बिट्रेरी हम एक सीक्वेंस नंबर अटैच कर देते हैं, जिसको हम ISN यानी कि इनिशियल सीक्वेंस नंबर कहते हैं। डमी डाटा होता है, सिर्फ इस पर्पज के लिए यूज होता है ताकि इसके साथ हेडर को अटैच किया जा सके। और जब हेडर अटैच होगा बाकी सारे काम ये उसी वक्त होंगे, वरना डाटा ही नहीं है तो हेडर किस पे अटैच करोगे आप। तो कोई भी डमी डाटा उठा के उसको आप उसके साथ हेडर अटैच करते हो और ये सारे काम उसमें करते हो। लेट्स से मैंने डमी डाटा उठाया, अपना हेडर अटैच कर दिया, हेडर में सोर्स पोर्ट वगैरह सारी हो गई। पहली मैंने सिंक्रोनाइजेशन की, यानी कि सिन बिट को 1 कर दिया। इसका मतलब है कि जिसके पास भी जाएगा उसको पता चल जाएगा कि नए कनेक्शन की डिमांड की जा रही है। उसके बाद जो मैंने डमी डाटा बनाया था उसको मैंने एक सीक्वेंस नंबर दिया, लेट्स से मैंने 7001 दे दिया। आप कोई भी दे सकते हो, मैं आर्बिट्रेरी ले रहा हूँ। अच्छा, इसके साथ जो दूसरी फील्ड की मुझे जरूरत पड़ेगी वो है एक्नॉलेजमेंट की। लेकिन क्योंकि अभी तो मैं एक्नॉलेजमेंट नहीं भेज रहा, अभी तो मैं सिर्फ कनेक्शन भेजने की दरखास्त कर रहा हूँ, तो पहले जो मेरा डाटा जाएगा उसमें एक्नॉलेजमेंट की फील्ड होगी 0। ये 3 चीजें होंगी उस पैकेट में, और भी होंगी लेकिन जो हमारे इससे रिलेटेड है वो 3 चीजें होंगी। सिंक्रोनाइजेशन की फील्ड, उसकी फील्ड सेट होगी 1 होगी, सीक्वेंस नंबर होगा कोई भी हो सकता है, और एक्नॉलेजमेंट की फील्ड जो कि करंटली 0 होगी। अच्छा, ये पैकेट जब रिसीवर के पास पहुंचेगा, अब रिसीवर इसको ओपन करेगा, स्ट्रिप ऑफ करेगा सारी चीजें, तो जैसे ही वो SYN की फील्ड देखेगा उसको पता चल जाएगा अच्छा कनेक्शन बनाने की रिक्वेस्ट की जा रही है। तो वो अपने एंड पे देखेगा क्या मैं इस काबिल हूं कि नया कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकूं। अगर तो नहीं है वो थोड़ा वेट करेगा भेजने से पहले, लेट्स से उसके पास रिसोर्सेज वगैरह अवेलेबल है, वो नया कनेक्शन बना सकता है। तो वो भी बिल्कुल इसी तरह ना एक पैकेट भेजेगा, कोई डमी डाटा उठाएगा अपने पास से, उसके साथ एक हेडर अटैच करेगा क्योंकि उसकी भी ट्रांसपोर्ट लेयर काम कर रही है। लेट्स से उसने जो डमी डाटा उठाया ना उसको उसने नंबर दे दिया सीक्वेंस नंबर 3001, या तो लो जी ये उसका डाटा है, इसको उसने 3001 सीक्वेंस नंबर दे दिया। अच्छा, अब ये मैंने बताया था कि 3 फील्ड की जरूरत पड़ेगी, एक तो सीक्वेंस नंबर तो हो गया, अब SYN की फील्ड है। तो मैंने बताया था कि पहली दफा जब रिसीवर या सर्वर
आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा, तो वो भी जब वापसी में भेजेगा तो सिंक्रोनाइजेशन की फील्ड को 1 करके भेजेगा। वो भी कहेगा हाँ मैं भी रेडी हूँ कनेक्शन बनाने के लिए, मेरी तरफ से भी सिंक्रोनाइजेशन की फील्ड जो है वो ऑन है। तो उसमें यानी कि इस पैकेट में हमारे पास सिंक्रोनाइजेशन की फील्ड होगी 1। और देखो जो पहला पैकेट उसने रिसीव किया है उसकी एक्नॉलेजमेंट भी भेजेगा कि हाँ आपने जो मुझे पहला पैकेट भेजा था उसकी एक्नॉलेजमेंट भी ले लो। इसका दूसरा मतलब हुआ कि एक्नॉलेजमेंट वाली फील्ड भी उसने 1 कर दी। और एक चीज हम पीछे पढ़ के आए थे कि जब भी एक्नॉलेजमेंट भेजी जाती है तो फील्ड तो सेट हो गई, लेकिन एक्नॉलेजमेंट अपना एक नंबर भी होता है एक्नॉलेजमेंट का, वो भी भेजेगा। और हमें पता है एक्नॉलेजमेंट हमेशा नेक्स्ट एक्सपेक्टेड फ्रेम की भेजी जाती है। तो पहले इस सर्वर ने फ्रेम रिसीव किया था 7001, उससे नेक्स्ट एक्सपेक्टेड होगा 7001 प्लस 1 यानी कि 7002। तो आप देख सकते हो जो रिसीवर ने पैकेट भेजा है उसमें सिंक्रोनाइजेशन की फील्ड भी 1 है, एक्नॉलेजमेंट की फील्ड भी 1 है, और एक्नॉलेजमेंट नंबर आप देख रहे हो 7002 है। अब आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि 700 क्यों है। और जिसने जो पैकेट भेजा है उसको अपने तरफ से एक इनिशियल सीक्वेंस नंबर दिया है कोई आर्बिट्रेरी, और वो उसने दिया है 3001। ये डमी डाटा जो है उसका सीक्वेंस नंबर है। ये तो आप भेजोगे। अच्छा अब ये रिसीवर के पास पहुंच गया, 2 हमारे स्टेप्स कंप्लीट हो गए। अब तीसरा स्टेप में सिर्फ और सिर्फ सेंडर बताता है सर्वर को कि हाँ आपने जो मुझे सिंक्रोनाइजेशन की फील्ड 1 करके डाटा भेजा है वो मुझे मिल गया है। तो वो सिर्फ बदले में एक एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। उसका मतलब ये हुआ जब तीसरा पैकेट जाएगा सेंडर की तरफ से उसमें सिन की फील्ड को 0 नहीं किया जाएगा, सॉरी 1 नहीं किया जाएगा, वो 0 रहेगी, क्योंकि अब ये नया कनेक्शन नहीं है, वो सिर्फ पहले कनेक्शन के साथ भेजी जाती है जब पहला पैकेट आता है। हाँ एक्नॉलेजमेंट जा रही है तो एक्नॉलेजमेंट की फील्ड जरूर 1 होगी। और पिछला पैकेज इसने रिसीव किया था 3001, तो क्योंकि ये एक्नॉलेजमेंट भेज रहा है तो इसमें +1 करके एक्नॉलेजमेंट नंबर भेजेगा 3002। तो वो अभी मैं इसको सर्कल कर रहा हूं तो आप देख सकते हो कि 3002 है। और बिल्कुल वैसे ही अब एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, हेडर में एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, तो हेडर खाली तो जा नहीं सकता, तो उसको कोई ना कोई डमी डाटा उठाना पड़ेगा फिर से। तो वो डमी डाटा भेजेगा और उसके साथ ही हेडर लगाएगा, उसमें सारी चीजें करेगा। और क्योंकि पहला हमने सीक्वेंस नंबर यूज कर लिया है 7001, अब इससे नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर है हमारे पास वो 7002 है, तो उसने अब इस डमी डाटा को सीक्वेंस नंबर 7002 दे दिया और बाकी सारी चीज उसके साथ अटैच करके भेज दी। तो ये 3 जो है ना ये हर टीसीपी के कनेक्शन बनाने से पहले यूज होती हैं, इसको कहते हैं 3 वे हैंड शेकिंग। 3 तरह से देखो, पहले सिर्फ सिंक्रोनाइजेशन और उस स्टेप का नाम भी सिंक्रोनाइजेशन यानी कि SYN। दूसरा सिंक्रोनाइजेशन और एक्नॉलेजमेंट दोनों चीजें, तो स्टेप 2 है सिंक्रोनाइजेशन प्लस एक्नॉलेजमेंट, और तीसरी एक्नॉलेजमेंट, तो तीसरा स्टेप है एक्नॉलेजमेंट। तो इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास 2 डमी पैकेट या 2 सीक्वेंस नंबर सेंटर साइड से वेस्ट हुए हैं और एक रिसीवर साइड या सर्वर साइड से वेस्ट हुआ है। तो इसके बाद जो एक्चुअल डाटा जाएगा ना उसमें आप 7003 लगा के सीक्वेंस नंबर से स्टार्ट करोगे और वो आपका एक्चुअल डाटा होगा। उसके बाद ये यहाँ तक कनेक्शन बन गया, उसके बाद चौथा जो पैकेट जाएगा वो सेंटर साइड से जाएगा और उसमें एक्चुअल डाटा होगा जो वो सर्वर को भेजना चाह रहा हो। तो ये हमारे पास टीसीपी था, सॉरी टीसीपी का 3 वे हैंड शेकिंग थी। अब हम इसको पढ़ भी लेते हैं प्रीवियस स्लाइड में, अब आपको अच्छे से समझा जाएगा। देखो पहला है SYN। क्या कहता है SYN? द क्लाइंट्स वांट्स टू एस्टेब्लिश अ कनेक्शन विद द सर्वर। क्लाइंट्स चाह रहा है सर्वर के साथ बनाना, ठीक है जी। इट सेंड्स अ सेगमेंट भेजेगा विद SYN सिंक्रोनाइज करने के लिए बिट को 1 करके, which informs the server, जो सर्वर को बताएगी that the client is likely to start communication, कि क्लाइंट चाह रहा है आपसे कम्युनिकेट करना, and with what सीक्वेंस नंबर, और किस सीक्वेंस नंबर के साथ। इट स्टार्ट सेगमेंट्स विद, ये हम देख चुके हैं। बदले में सर्वर उसको SYN प्लस एक्नॉलेज दोनों बिट को 1 करके भेजेगा, उसका नाम इसलिए SYN प्लस ACK है। सर्वर रिस्पॉन्ड्स टू द क्लाइंट रिक्वेस्ट विद SYN एंड ACK सिग्नल बिट सेट। एक्नॉलेजमेंट सिग्निफाई करेगी जो आपने पहले मुझे मैसेज भेजा है वो मुझे रिसीव हो गया है, और SYN सिग्निफाई करेगी कि मेरी तरफ से भी इजाजत है नया कनेक्शन बनाने की। और आखिर में रिसीवर साइड से सिर्फ एक्नॉलेजमेंट जाएगा कि हाँ जो आपने पिछला मैसेज भेजा था उसके वो मुझे मिल गया है, अब इसके बाद मेरा एक्चुअल डाटा आ रहा है, आप रेडी रहो। ये हमारे पास 3 वे हैंड शेकिंग है टीसीपी के। अच्छा अब बात आ जाती है पिगी बैकिंग की। तो पिगी बैकिंग देख लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टर्म है। देखो पिगी बैकिंग क्या है। अब लेट्स से कनेक्शन बना हुआ है, भी हमने कनेक्शन वगैरह सारा स्टैब्लिश कर लिया। अब ए ने डाटा सेंड किया, तो आप देख सकते हो कि ए ने डाटा सेंड किया, ये डाटा जा रहा है। अच्छा नहीं, इससे पहले हम एक और देखते हैं। देखो ये ए है, ये बी है, ए ने इसको डाटा सेंड किया तो ये इसके पास पहुंच गया।
अब बी ने पहले एक्नॉलेजमेंट सेंड की कि हाँ मुझे आपका डाटा मिल गया है, तो ये AC के आई है। और उसके बाद बी के पास डाटा भी तो सेंड करने के लिए, तो एक्नॉलेजमेंट उसने अलग से सेंड की और डाटा फिर उसने अलग से सेंड किया, लो ये मेरा डाटा भी ले लो। तो एक सिनेरियो ये है, बिल्कुल हम आज तक ऐसे ही पढ़ते आए हैं। लेकिन अब जो है ना TCP थोड़ा सा इंटेलिजेंट है, वो कहता है देखो यार मैंने डाटा भेजना ही भेजना है, तो मैं क्यों ना डाटा को और एक्नॉलेजमेंट को कंबाइन करके ही भेज दूं। सिर्फ मुझे क्या करना है, एक एक्नॉलेजमेंट का नंबर देना है और एक्नॉलेजमेंट की बिल्ड फील्ड को 1 करना है, सिर्फ यही तो काम करना है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ रहा है, एक अलग से डमी डाटा उठाना पड़ रहा है, उसके ऊपर हेडर लगाना पड़ रहा है, बाकी सारी चीजें खाली छोड़ रहा हूं मैं, सिर्फ ये 2 चीजें लगा के भेज रहा हूं, तो बहुत कंजेशन हो रही है, अनयूजुअल ट्रैफिक क्रिएट हो रही है। तो क्यों ना मैं वेट कर लूं कि फौरन से एक्नॉलेजमेंट ना भेजूं, जब मेरे पास कोई डाटा आ जाए सेंड करने के लिए सेंडर को, तो मैं डाटा के साथ ही एक्नॉलेजमेंट लगा के भेज दूं। तो एक्नॉलेजमेंट प्लस डाटा, अगर एक पैकेट में ये दोनों चीजें इकट्ठी जा रही हैं, तो उस पैकेट को हम बोलते हैं पिगी बैकिंग। और प्योर एक्नॉलेजमेंट क्या है कि आपने सेंड को, ए ने डाटा सेंड कर दिया बी को, अब बी के पास डाटा है ही नहीं सेंड करने को, फिर उसकी मजबूरी है, वो पिगी बैकिंग नहीं कर सकता, वो फिर सिर्फ और सिर्फ एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, और ऐसी एक्नॉलेजमेंट को कहा जाएगा कि वो प्योर एक्नॉलेजमेंट है। तो जो अभी रेड कलर में आपको सर्कल नजर आ रहा है, ये आपके पास पिगी बैकिंग है, और जो ग्रीन कलर में आपको सर्कल नजर आ रहा है, ये आपके पास प्योर एक्नॉलेजमेंट है। तो ये 2 टर्म है, याद रखना है कि पिगी बैकिंग क्या है और प्योर एक्नॉलेजमेंट क्या है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं यूडीपी की तरफ। यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल देखो क्या है, मैसेज ओरिएंटेड है। हमने अभी देखा था टीसीपी बाइट ओरिएंटेड है, ऊपर से बाइट आ रहा होता है, लेकिन यूटीपी कब काम करेगा, जब एप्लीकेशन लेयर इसको मैसेज ही बना के दे रही होगी, अलग से खुद ही बना के दे रही होगी। इसलिए ना इसको सेगमेंटेशन करनी पड़ेगी, ना रिसीवर एंड पे असेंबली करनी पड़ेगी, बल्कि जो सेगमेंट बनाने का काम है या मैसेज बनाने का काम है, एप्लीकेशन लेयर ही इसको करके दे रही होगी। तो यहाँ पे आप देखोगे लिखा होगा यूडीपी इज मैसेज ओरिएंटेड, मैसेज पे काम करता है, खुद से उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इट रिसीव्स मैसेज फ्रॉम एप्लीकेशन लेयर, और एप्लीकेशन से लेयर से मैसेज को रिसीव करेगा, क्रिएट्स डाटाग्राम्स, डाटाग्राम बनाएगा, एंड पुशेस इट टू आईपी, और आईपी को भेज देगा। देखो जो डाटा आ रहा है इसको हम मैसेज बोल रहे हैं, तो ये यूडीपी भी बिल्कुल उसी तरह सोर्स पोर्ट एड्रेस और डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस लगाएगा। देखो काम तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर का है ना, प्रोटोकॉल कोई भी यूज करो, पोर्ट तो आपको लगानी पड़ेगी। तो जो अब यूडीपी लगाएगा, और ये जो मुकम्मल चीज बन गई, इसको हम बोलते हैं डाटाग्राम। और याद रखना, अगर यही चीज टीसीपी बनाता तो उसको बोलते हैं हम सेगमेंट, तो इसको हम बोल रहे हैं डाटाग्राम। अनरिलायबल है, इससे क्या मुराद है, देखो जैसे हमने पढ़ा है कि 3 वे हैंडशेकिंग होती है, तो इसमें ऐसा कोई सीन नहीं है। बस यूडीपी को आपने बता दिया कि ये डाटा भेजना है, तो वो डायरेक्ट ही भेज देगा सर्वर तक या रिसीवर तक। वो ये नहीं देखेगा कि रिसीवर के पास एबिलिटी है कि उसको रिसीव कर सकता है या नहीं, बिजी तो नहीं है, ओवरफ्लो तो नहीं हुआ, नहीं, ये चीजें नहीं देखेगा, वो डायरेक्ट डाटा ही भेज देगा। तो देखो अनरिलायबल से क्या मुराद है, मेक्स नो एफर्ट टू सेट अप कनेक्शन नहीं बनाएगा, दे डू नॉट चेक टू सी इफ द डाटा वाज रिसीव्ड, और ना ही एक्नॉलेजमेंट का वेट करेगा कि हाँ डाटा रिसीव हुआ है या नहीं, और डू नॉट मेक एनी प्रोविजंस फॉर रिकवरिंग फ्रॉम एरर्स और लॉस्ट डेटा, और किसी वजह से एरर वगैरह आ गया है तो उसकी भी केयर नहीं करेगा। तो इससे ये ऐसे प्रोटोकॉल जिसमें ये तीनों चीजें पाई जाए तो उसको हम अनरिलायबल बोलते हैं, और जिसमें ये तीनों चीजें ना पाई जाए तो उसको हम रिलायबल बोलते हैं। करेक्शन लेस है, कनेक्शन ओरिएंटेड वो होता है जो पहले करेक्शन बनाता है फिर डाटा सेंड करना शुरू करता है, कनेक्शन लेस है, कोई करेक्शन नहीं बनाएगा, जैसे पैकेट आया डाटा का अपना हेडर लगाया और भेज दिया। दूसरा कोई आप कह सकते हो विदाउट प्रायर अरेंजमेंट, कोई पहले अरेंजमेंट नहीं थी, बस फौरन से डाटा भेजा। फिर कहाँ यूज करते हैं, स्पीड, जहां पे हमें स्पीड चाहिए। देखो पहले आप कनेक्शन बनाओगे फिर बारी बारी डाटा भेजोगे तो उसमें बड़ा टाइम जाया होता है, जहां पे आपको इतना टाइम नहीं चाहिए होता, आप तो कहते हैं कि फौरन डाटा जाए, तो वहां पे आप यूडीपी को यूज करते हो। हेल्प्स टू एस्टेब्लिश लो लेटेंसी एंड लॉस टॉलरेटिंग कनेक्शन। लो लेटेंसी जैसे आप गेम में खेलते हो, आप कहते हो यार पिंग बड़ी मेरी हाई आ रही है, तो जिसमें जितनी पिंग हाई होती है उसको मतलब होता है कि उसकी लेटेंसी हाई है, उसमें डाटा सेंड पीछे से किसी और स्पीड में हो रहा है, आपके पास किसी और वक्त में पहुंच रहा है, रियल टाइम कम्युनिकेशन नहीं हो रही। हाँ जिसकी लो लेटेंसी हो फिर उसमें बिल्कुल क्यों नहीं हो रही होती, क्योंकि टीसीपी का डाटा आएगा तो टीसीपी अपना काम भी तो करेगा ना, इतनी देर में वो रियल टाइम में चीजें आगे निकल जाएंगी। जैसे आप अगर पबजी वगैरह खेलते हैं तो वहां से फायर पहले हो जाता है, और लेटेंसी की वजह से या पिंग की वजह से आपको आवाज बाद में आ रही होती है, तो इस तरह की चीजें टीसीपी का आप करोगे। हाँ यूडीपी अगर आप वहां पे यूज करो, थोड़ा सा आपको लॉस बर्दाश्त करना पड़ेगा, ये सारी चीजें एरर आ गए तो नहीं मिलेगी, इस तरह की चीजें, कोई एक चीज अगर स्किप हो गई, किसी कोई बोल रहा है बीच में डाटा चला गया, नेक्स्ट आवाज आ जाएगी, इस तरह के होंगे थोड़े बहुत इश्यू, लेकिन आपको स्पीड मिलेगी।
तो ऐसी वीडियो गेमिंग वगैरह में या डाटा स्ट्रीमिंग में आपको ज्यादा तौर पे यूडीपी देखने को मिलता है। तो इसमें यूडीपी के काम करने का तरीका देख लो, बिल्कुल सिंपल सा है कि इसमें रिसीवर जो है ना वो रिक्वेस्ट करता है सर्वर्स के पास से कि मुझे डाटा दिया जाए, और बदले में जो है ना सेंडर उसको डाटा भेजता है। सेंडर से मुराद ये ले लो पबजी का सर्वर, और रिसीवर मैं है, मेरा मोबाइल। तो मैं इसे मांग रहा हूँ, ये मुझे सेंड कर। तो बस ये चीज है, इसमें कोई एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिंपल सिंपल रिक्वेस्ट की और उसका रिस्पॉन्स जा रहा है। तो यूडीपी का बिल्कुल सिंपल सा इम्प्लीमेंटेशन। यूडीपी का हेडर भी हम देख लेते हैं। याद रखना है कि 8 बाइट्स इसका साइज है। ऊपर टॉप राइट कार्नर में मैंने सबके साइज लिखे हुए हैं जितने भी हम आज तक प्रोटोकॉल पढ़ते आ रहे हैं। पीछे टीसीपी का भी लिखा होता है 20 to 60 बाइट्स, यूडीपी का 8 बाइट्स। क्या क्या होता है यूडीपी हेडर है, उसमें क्या है देख लेते हैं। सोर्स पोर्ट वही, डेस्टिनेशन पोर्ट वही, एरर वगैरह का कोई है नहीं, लेकिन कुछ सूडो हेडर होते हैं जो चेकसम क्रिएट करते हैं, और लेंथ बताएगा कि टोटल लेंथ कितनी। बस ये 3 फील्ड, और तो उसने कुछ करना ही नहीं, तो बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। देखो कितना सिंपल सा है, इसकी इंप्लीमेंटेशन कितनी आसान है। ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो हम पढ़ चुके हैं। एक फाइन कह लो कि उसकी समरी है, अगर आप कभी देखो तो ये देख लीजिएगा, तो आपको समझ आ जाएगा इनमें क्या क्या डिफरेंस है। अच्छा, एक क्वेश्चन जो इंटरव्यू में आ चुका है और बड़ा ट्रिकी तो नहीं है, लेकिन एक अक्सर मैं एक लफ्ज बोलता हूँ कि ये सब्जेक्टिव होता है। आप सिनेरियो के अलावा इस चीज ऐसे क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकते। तो इसमें आपसे आपकी राय मांगी जाती है कि आप बताओ जी कौन सा है। तो अगर आप कह देते हो कि टीसीपी बेहतर है तो आप उसको प्रूव करो, दलाइल दो उसके हक में। और अगर आप कह देते हो यूडीपी तो वो भी ठीक है, उसके हक में आप दलाइल दो। इस तरह के इसलिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें आपसे आपकी ओपिनियन मांगी जाती है। देखो ओपिनियन बेस्ड जो क्वेश्चन है ना, उसको कभी भी इनकार नहीं करना चाहिए कि सर मुझे नहीं आता। तो जैसे मैं कह देता हूँ कि हाँ आप बताएं कि पाकिस्तान कैसे तरक्की कर सकता है, तो आप कहते थे सर सॉरी सर मैं नहीं बता सकता। देखिए इसमें कोई पेट वो नहीं थी, आपसे आपकी राय मांगी जाएगी, तो आप कुछ भी बोल सकते थे। इसमें अगर टीसीपी और यूडी का आपको पता है तो आपसे पूछा जा रहा है कौन सा बेटर है, तो आप बताओ और उसको डिफेंड करो कि हाँ ये सलाह से बेटर। तो ये बात मैंने पहले लिखी है कि देखो यार इसका कोई पेट आंसर नहीं, जब तक आपको सिनेरियो ना बताया जाए। अगर मुझे कहा जाए कि वीडियो गेमिंग खेलनी है तो बताओ कौन सा बेस्ट रहेगा, मैं आंखें बंद करके कहूंगा कि यूडीपी है जी। मुझे स्पीड चाहिए तो यूडीपी लगेगा। हाँ मुझे कहा जाए कि अगर आपने पिक्चर और वीडियो सेंड करनी है और एक भी फ्रेम उसको ड्रॉप ना हो, तो क्या मैं वहां पे यूडीपी लगा सकता हूँ? कभी भी नहीं लगा सकता। यूडीपी तो गारंटी नहीं देता, पता नहीं कितने फ्रेम्स ड्रॉप होंगे, तो वहां पे मैं टीसीपी लगाऊंगा। ये बिल्कुल प्योरली जो है ना आपका सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो आप मौजूदा उसके बेस में फिर ये आप यही कहोगे कि सर मैं इस तरह नहीं बता सकता। हाँ हर किसी के अपने प्रोज और कॉन्स है। टीसीपी यहाँ यूज होगा और यूडीपी यहाँ पे यूज होगा। अगर हम टीसीपी की जगह पे इस फलां सिनेरियो में यूडीपी यूज करना शुरू करते हैं तो ये लॉसेस होंगे। तो ये बिल्कुल सिनेरियो की बेस पे कि कौन सा सिनेरियो मेरे सामने है उसकी बेस पे मैं फैसला कर सकता हूँ कि टीसीपी बेहतर है या यूडीपी बेहतर है। तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो ये चीजें जो मैंने बताई हैं वही चीजें एक्जैक्ट यहाँ पे लिखी हुई है, और वही एग्जाम्पल वीडियो गेमिंग की और वही स्ट्रीमिंग वगैरह की मैंने यहाँ पे दी हुई। अच्छा, एक हेडर है यूडीपी सूडो हेडर जो चेकसम के लिए यूज होता है, अभी मैंने बताया। ये आप लोग देखोगे कि क्या है। अच्छा, मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक वही है जो हम डाटा लिंक लेयर पे पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें फर्क है इम्प्लीमेंटेशन का। कैसे वो मैं बताता हूँ। देख ये देखो आपके सामने इलस्ट्रेशन शो हो रही है। एक एप्लीकेशन ये है, यानी कि एक प्रोसेस है ये, और एक एप्लीकेशन ये है, ये एक अलग प्रोसेस है। ये कोई व्हाट्सएप है जो पोर्ट नंबर 30 पे काम कर रही है मेरे कंप्यूटर में, और एक हाइक ये भी एक मैसेंजर है जो कि पोर्ट नंबर 40 पे काम कर रहा है। अब देखो इसने एक अलग से पैकेट जनरेट किया है, उसका पोर्ट नंबर ये लगा होगा, डेस्टिनेशन पोर्ट कोई और होगी, और इसने अलग से की है, यानी कि दोनों से बैकवर्ड डाटा जा रहा है। तो अब बजाय इसके कि मैं इसका डाटा अलग भेजूं, इसका डाटा अलग भेजूं, मैं मल्टीप्लेक्सिंग करूंगा। कैसे? अभी तो मैं 2 की एग्जांपल ले रहा हूं। मैं एक बड़ा पैकेट बनाऊंगा, उसमें जो इस वाला पैकेट है वो भी रख दूंगा, और जो इस वाला पैकेट है वो भी रख दूंगा, और उसको ही भेज दूंगा। तो ये एक ही पैकेट की सूरत में जाएगा, रिसीवर साइड पे जाकर ये रिसीव होगा, तो रिसीवर की ट्रांसपोर्ट लेयर इसको अलग करके अलग प्रोसेस पोर्ट नंबर पे भेजेगी, और इसको रिसीव करके अलग पे भेजेगी। तो ये मल्टीप्लेक्सिंग। क्योंकि मल्टीप्लेक्सिंग के कंसेप्ट पहले आप पढ़ चुके हो। तो यही होता है कि सिंगल चैनल है आपके पास और उसमें आप मल्टीपल सिग्नल भेज रहे हो। मल्टीपल सिग्नल, मल्टीपल मैसेजेस है, मल्टीपल डाटाग्राम्स है, मल्टीपल सेगमेंट्स है। भेजने का तरीका क्या है वो मैंने बता दिया। तो इसके पीछे ये लॉजिक है कि मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग कैसे हो रही है। अगर इसमें किसी को इशू है, कुछ समझ नहीं आई, तो मुझसे पूछ ले, मैं बता देता हूँ। वरना अगर मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि सर मल्टीप्लेक्सिंग अगर आपको पता है। सर अगर 2 डिफरेंट एप्लीकेशंस एक पीसी से 2 डिफरेंट पीसीज को डाटा सेंड कर रही हैं तो उस सूरत में मल्टीप्लेक्सिंग कैसे होगी फिर? नहीं देखिए, हमने जो डाटा भेजना है ना उस पर हम ये मान के चल रहे हैं कि लेट्स से वो एक नेटवर्क पे जा रहा है। अगर अलग जा रहा है तो वो अलग अलग उसमें जाएगा, पैकेट में जाएगा, वो तो जा ही नहीं सकता। हमने तो एक डेस्टिनेशन पे उनको भेजना है ना, तब हम इस स्वरूप में कर सकते हैं। हाँ अगर वो 2 कंप्यूटर एक ही नेटवर्क में है फिर, हाँ इस तरह कह रहे हो आप
सर मैं इस तरह कह रहा हूँ कि सेम व्हाट्सएप नेटवर्क में एक डिफरेंट पीसी को डेटा भेज रहा है। सर व्हाट्सएप एक नहीं, डिफरेंट वो नहीं हो पीसी को सकता। डेटा भेज रहा है फाइल। जी नहीं ठीक है ठीक नहीं, इस तरह नहीं हो सकता। इवन कि अगर एक है ही सर। नेटवर्क में सेम पीसी मौजूद है, फिर भी मल्टीप्लेक्सिंग नहीं हो सकती। अगर आप इसको डेटा अलग भेजना चाह रहे हो, इसको अलग भेजना चाह रहे हो, वो एक पैकेट में नहीं आ सकता। क्योंकि देखो ये पहले आएगा राउटर पे, और राउटर में हमने देखा था कि ये ट्रांसपोर्ट लेयर वगैरह की जिम्मेदारी ओएस की है। तो राउटर में कौन सा ओएस इंस्टॉल है जो ये सारे काम करेगा? तो ये सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली एंड टू एंड, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें इंस्टॉल होगा उस कंप्यूटर की या उस मशीन की जिम्मेदारी है, तो आपको उस मशीन पे भेजना पड़ेगा। अच्छा ठीक है देखो सर। आगे हमारे पास कंजेशन कंट्रोल है। कंजेशन कंट्रोल भी वही चीजें हैं। कंजेशन हमने पढ़ा था क्या है, कि एक चैनल की कैपेसिटी नहीं है इतनी, और आपने उस पर ज्यादा जो है ना डाटा पुट कर दिया है, तो जाहिर है फिर वो क्या होगा कि उस पर लोड आना शुरू हो जाएगा, और वो किसी ना किसी तरीके से आपको बताएगा कि यार कंजेशन हो गया, आप अपनी स्पीड को भेजने की स्लो करो। तो कल ही हमने देखा है, और इसकी हमने देखी थी कि क्या ओपन लूप कंजेशन कंट्रोल टेक्निक थी, जो पहले आने से पहले करती थी, रोकती थी, और क्लोज लूप थी जो एक दफा कंजेशन आ जाए उसके बाद फिर उसको कंट्रोल करती थी। तो टीसीपी में हम एक तो वही टेक्निक देखेंगे, लीकी बकेट, और एक आज हम एक नई चीज देखेंगे एआईएमडी। क्योंकि हमने पहले देखा कि ये रिलायबल प्रोटोकॉल है, तो यूडीपी में ये नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टीसीपी में है। रिलायबल से हमारा अगर कंजेशन आ जाएगा तो ये आपको गारंटी देगा मैं कंजेशन को कंट्रोल कर लूँ। तो एआईएमडी को आप अक्सर जगहों पे जो है ना कंजेशन अवॉइडेंस एल्गोरिथम के नाम से ही पढ़ोगे, लेकिन ये टर्म बिल्कुल गलत है। एआईएमडी जो है ना कंजेशन अवॉइडेंस बिल्कुल भी नहीं। आप कंजेशन से अवॉइड कर ही नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसमें बिल्कुल भी दो राय नहीं होनी चाहिए। अगर आपसे कोई पूछता है कि कंजेशन अवॉइड की जा सकती है, बिल्कुल भी नहीं की जा सकती। रन टाइम पे फैसला होता है किस राउटर ने किस कंप्यूटर ने कितना डाटा भेजना है, आप प्री उसके उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ आप अक्कर होने के बाद कंट्रोल उसको कर सकते हैं। तो हम ये जो आईएमडी जो है वो कंजेशन कंट्रोल एल्गोरिदम ज्यादा है, लेकिन बस टर्म यूज हो रही है कंजेशन अवॉइडेंस, तो कंजेशन अवॉइडेंस हरगिज नहीं है ये। तो देखो पहला पॉइंट यही लिखा हुआ है कि कंजेशन अवॉइडेंस एल्गोरिदम है, लेकिन साथ ही उसकी एक्सप्लेनेशन बता दी गई है कि दिस इज मिसनोमर, ये बिल्कुल गलत बात है, इस तरह नहीं है। देयर इज नो कंजेशन अवॉइडेंस एल्गोरिदम एग्जिस्ट इन यूनिवर्स, कोई भी हमारे पास ऐसा अवॉइडेंस एल्गोरिदम है ही नहीं। फिर ये क्या करता है? इट कंट्रोल करता है द ग्रोथ ऑफ कंजेशन विंडो, कि कितनी कंजेशन आकर हो उसको कम या ज्यादा कर सकता है, विद एक्सट्रीम केयर, बहुत एहतियात के साथ। हम देखेंगे क्या एहतियात है, सच दैट के चांसेस ऑफ फर्दर कंजेशन आर द लीस्ट, के इससे ज्यादा कंजेशन होने के चांसेस जो है ना वो कम हो जाए। इस तरह से काम करता है। इट इज द बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एडाप्टिव कंट्रोल, एडाप्टिवनेस पे काम करता है। क्या मुराद है? कि खुद को अडाप्ट कर सकता है। अगर तो कंजेशन नहीं है तो ज्यादा स्पीड से डाटा भेज सकता है, और जब ये डिटेक्ट करेगा कंजेशन आ गई तो अपनी स्पीड को स्लो कर लेगा। तो ये अडाप्टिवनेस है इसमें। द AIMD एल्गोरिथम वर्क्स बाय मॉनिटरिंग द अमाउंट ऑफ नेटवर्क कंजेशन, नेटवर्क कंजेशन की रफ्तार को, ग्रोथ को मॉनिटर करेगा, एंड एडजस्ट द, क्या एडजस्ट, सेंडिंग रेट ऑफ डाटा पैकेट्स अकॉर्डिंगली, और उसी हिसाब से डाटा को सेंड करने का रेट का तयन करेगा। व्हेन द नेटवर्क इज कंजेस्टेड, अगर उसने डिटेक्ट किया कि नेटवर्क में कंजेशन आ गई है, तो देखो क्या करेगा, द एल्गोरिथम रिड्यूसेस द सेंडिंग रेट ऑफ डाटा पैकेट्स टू प्रिवेंट फर्दर कंजेशन, तो वो कम कर लेगा। When the network is not congested, और अगर नेटवर्क कंजेस्टेड नहीं है तो अपने सेंड करने की रफ्तार को बढ़ा देगा। तो इसमें AI यानी कि एडिटिव इंक्रीज क्या है और मल्टीपल डिक्रीज, मल्टीप्लिकेटिव डिक्रीज क्या है, ये तो सारी चीजें हमें पहले ही पता है किस तरह होना चाहिए। तो इसका स्पेसिफिक नाम देने का क्या मकसद है वो हम आगे देखते हैं कि इसकी इंप्लीमेंटेशन। देखो AIMD कैसे काम करता है। देखो इसका जो बेसिक प्रिंसिपल काम करने का है ना वो है एक्नॉलेजमेंट। लेट्स से इसने ए को डाटा भेज, ए ने डाटा भेजा बी को, तो बी ने इसको एक्नॉलेजमेंट भेज दी, तो नेक्स्ट टाइम जो है ना ये लेट्स से इसने पहले भेजा था 1 KB का डाटा, तो नेक्स्ट टाइम ये 2 KB का भेज रहा है। अगर वापस आ गई तो पता चल गया यार अभी मैं मजीद भेज सकता हूँ, तो नेक्स्ट टाइम ए जो है ना 4 KB का डाटा भेज देगा। अगर वो भी वापस आ जाती है तो लेट्स से नेक्स्ट टाइम जो ए ना 8 KB का डाटा भेजता है और इसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं आई, तो पता चल गया यार किसी वजह से जो है ना इतनी ज्यादा डाटा मेरा नहीं जा सकता, यानी कि कंजेशन आ गई। तो ये क्या करेगा, फौरी तौर पे 8 को 2 से डिवाइड कर देगा। नेक्स्ट जो पैकेट जाएगा ना वो जाएगा 4 KB वाला गेम। नेक्स्ट साइड 4 KB वाला भी नहीं पहुंचा, वो फौरन से 4 को 2 से डिवाइड कर देगा, 2। अच्छा अब देखो लेट्स से अब 2 वाला चला गया, एक्नॉलेजमेंट मिल गई, तो उसके बाद ये 4 वाला नहीं भेजेगा जैसे पहले कर रहा था ये, नहीं, उसके बाद ये 3 वाला भेजेगा, फिर 4 वाला, फिर 5 वाला, ऐसे ऐसे करके।
यानी एक दफा उसने डिटेक्ट कर लिया कि कंजेशन आ गई है तो उसने फौरन से एक्सपोनेंशियली अपना जो रेट है ना वो कम कर लिया। जितनी रफ्तार में भेज रहा था उससे हाफ कर दिया। अगर एक मिसाल वो 10 MB की स्पीड से भेज रहा था तो 5 MB कर लिया। 5 MB पे उसने देखा कंजेशन है तो वो 2.5 MB कर लेगा। 2.5 पे देखा उसने वो 1 MB कर लेगा। तो लेट्स से 1 MB वाला पैकेट चलेगा तो उसके बाद वो डायरेक्ट जैसे पहले जा रहा था एक के बाद दो, दो के बाद चार, इस तरह नहीं करेगा। तो एक के बाद वो करेगा 1.1, फिर 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 इस तरह। तो एक्नॉलेजमेंट मैंने बता दिया कि बेस करता है एक्नॉलेजमेंट पे। पहली पहली जो उसकी फेज है वो स्लो स्टार्ट है। जैसे मैंने बताया कि पहले पहले वो भेजेगा 1 KB वाला पैकेट या 1 MB वाला कह लो, उसके बाद वो 2 वाला, ये देखो स्लो स्लो स्टार्ट ले रहा है। नेक्स्ट फिर वो 4 वाला, नेक्स्ट वो 8 वाला, इस तरह स्लो स्लो स्टार्ट लिया, ऐसा ऐसा उसने अपने को इंक्रीज किया और वो इंक्रीज करना शुरू कर देगा यहां तक कि एक थ्रेश होल्ड वैल्यू अचीव हो जाएगी। थ्रेश होल्ड वैल्यू क्या होती है मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि जितना भी एक चैनल की कैपेसिटी होती है ना, लेट्स इस चैनल की कैपेसिटी है 8 MB, तो हम थ्रेश होल्ड वैल्यू रखेंगे इसका हाफ यानी कि 4 MB। 4 MB तक जो है ना आप इसी तरह एक्सपोनेंशियली कह लो या पिछले से दुगना डाटा भेज सकते हो। लेकिन जैसे ही एक दफा आपके पास 4 MB डाटा पहुंच गया तो उसके बाद फिर आप क्या करते हो, आप कंजेशन अवॉइडेंस फेज में आ जाते हो। उसके बाद आप नेक्स्ट 8 वाला नहीं भेजोगे, आप 4+1 5 MB वाला भेजोगे, फिर 5+1 6 वाला भेजोगे। और जैसे ही आपको 6 पे लेट से आपको एक्नॉलेजमेंट वापस नहीं मिली तो आप दोबारा 5 वाला नहीं भेजोगे, नेक्स्ट 6/2 3 वाला भेजोगे। इस तरह करके काम करता है। तो थ्रेशोल्ड बता दिया, कंजेशन अवॉइडेंस फेज। अच्छा, फास्ट रीट्रांसमिट, ये इसकी खसूसियत है। देखो बाकी तो हमने कह दिया कि एक दफा कंजेशन आ गई ना तो उसने बिल्कुल स्लो कर देना है डाटा, लेकिन किसी वजह से सेंटर ने इसको भेज, रिसीवर ने भेजी है नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट कि मुझे सिर्फ ये डाटा चाहिए, बाकी मेरे पास ऑलरेडी पहुंच चुका है। तो उसको फिर ये बिल्कुल अलग रखेगा इस एल्गोरिथम से, उस नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट वाले डाटा को फौरन से भेज देगा। उसके लिए ये सारा काम नहीं करेगा कि ऐसा ऐसा करके भेजना है, नहीं, उस पैकेट को फौरन से भेज देगा। ये कुछ इसमें खुशियात हैं, अगर इलस्ट्रेशन से समझते हैं। देखो कैसे यहाँ से स्लो स्टार्ट को समझो। पहले स्लो स्लो स्टार्ट फेज क्या है, पहली फेज इसकी स्लो स्टार्ट होती है। देखो शुरू शुरू में जो है ना वो इसने स्टार्ट लिया, एक पैकेट उसने सेंड किया, 1 KB कह लो या पूरा एक पैकेट कह लो, इस तरह कह लो आप, वो सक्सेसफुल इसकी एक्नॉलेजमेंट आ गई। अच्छा, उसके बाद आप देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे आप बीच में भी लगा सकते हो कि इसने लेट से 1.5 पैकेट सेंड किए। कहने से मुराद है कि बिल्कुल लीनियर ग्रोथ है, आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है, लेकिन हम 1 2 लेके चल लेते हैं। बेशक आप 1 1/2 1/3 1/4 क्योंकि स्लो फेज इस तरह ले सकते हो, लेकिन मैं टाइम बचाने के लिए कर रहा हूँ। तो लेट्स से उसने अगले नेक्स्ट टाइम 2 पैकेट भेज दी तो वो भी पहुंच गए। नेक्स्ट टाइम उसने 2:30 भेजे, उसके बाद लेट्स से 3 भेज दी, वो भी चले गए। इस तरह करते 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 ये उसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू थी। ये थ्रेशोल्ड नहीं थी, लेट्स से ये थ्रेशोल्ड वैल्यू थी यहाँ पे कहीं पे। उसके बाद वो बिल्कुल स्लो स्लो भेजेगा। अच्छा, लेट्स से 6 डाटा पैकेट पे आ गया ना, उसको पता चल के कंजेशन आ गया। कैसे पता चलेगा, एक्नॉलेजमेंट डिले होगी, टर्न आउट जो टाइम था, टाइम आउट टाइम उस तक उसको नहीं मिली, उसको पता चल गया भी हाँ अब मेरा डाटा लॉस होना शुरू हो गया, अगर किसी वजह से कंजेशन आ गई। तो अब वो देखो क्या करेगा, जैसे वो पहले आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा रहा था, यानी कि लास्ट टाइम वो 5 से 6 पे आया था या 5.9 से 6 पे आया था, तो वो नेक्स्ट पैकेट जो है वो 6 से 5.9 वाला नहीं भेजेगा, वो 6 को डिवाइड करेगा 2 से, डायरेक्ट अगला पैकेट वो 3 वाला भेजेगा, 3 साइज वाला। आप 3 कुछ भी लगा सकते हो। तो यही आपको चीज को नजर आ रहा होगा, देखो उसने एक्सपोनेंशियली डिक्रीज किया है, 6 से डायरेक्ट उसकी स्पीड 3 पे आ गई। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पैकेज अगेन वो 6 वाला नहीं भेजेगा कि हाँ 3 वाला चला गया तो अगेन वो 6 पे चला जाए, नहीं, फिर वो अगेन लीनियरली ग्रो करेगा, 3.1 3.2 4 4.1 4.2 4 अगेन इस तरह करते करते, और दोबारा जहां पे भी अभी मैं कह रहा हूँ दोबारा से 6 पे मिली है लेट से, अगेन वो इसी तरह एक्सपोनेंशियली अपने आप को डिक्रीज करेगा। तो जो इंक्रीज करता है ना, देखो हम एडिटिव कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 1 + 1 + 1 + 1 + 1 इस तरह करके इंक्रीज कर रहा है हल्का हल्का आपको। तो इस तरह इसको, इसलिए इसका नाम एडिशन से निकला है, एडिटिव इंक्रीज। और डिक्रीज कैसे कर रहा है, मल्टीप्लिकेटिवली। जैसे 6 थी, फौरन से उसने अपने आप को 1/2 से मल्टीप्लाई कर लिया 3। अगर 3 पे स्टिल रहती है तो अगेन वो खुद को 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहा है तो 1.5, इस तरह करके इसकी डिक्रीज होती है। तो इस तरह से इसका नाम निकला है मल्टीप्लिकेटिव इंक्रीज, सॉरी एडिटिव इंक्रीज और मल्टीप्लिकेटिव डिक्रीज। तो ये इसका काम करने का तरीका है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है एरर कंट्रोल। तो आपने ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। तो चेकसम वगैरह मैंने बताया था कि मैनली यूज होता है, तो वही चेकसम जैसे कैलकुलेट करते हैं बिल्कुल वैसे ही होगा। लेकिन देखो अब इसमें थोड़ा सा मसला है। मसला ये है कि जो पहला पहला डाटा सेंड किया था ना यूजर ने, और जो रिसीवर ने सेंड किया है, तो जो रिसीवर चेकसम कैलकुलेट करेगा ना वो इसके हिसाब से करेगा। कैसे, लेट्स से मैं आपको 1 मिनट को मैं कैलकुलेट करता हूँ, वो इरेज करता हूँ, फिर आप समझाता हूँ।
देखो हम डाटा लिंक लेयर पे पढ़ रहे थे कि अगर इस नोड से लेके लेट्स से ये राउटर R1 है और ये राउटर R2 है, इसके बीच में कोई एरर आ गया है, तो ये इसको रिकवर करना, डिटेक्ट करना डाटा लिंक लेयर की जिम्मेदारी है। कैसे कि राउटर कोई एल्गोरिदम अपना रहा था, हमने देखे थे कि राउटर डिटेक्ट कर लेता था कि यहाँ पे एरर आ गया, तो फिर वो या तो डिटेक्ट करके दोबारा R1 को बता देता था कि भी आपके वाला मैसेज एरर वाला आ रहा है, आप इसको दोबारा सेंड करो, तो वो कर देता, या फिर वो इसको बिल्कुल डिस्कार्ड कर देता था और एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजता था, तो दोबारा से नया पैकेट चला जाता था। तो ये थी डाटा लिंक लेयर की जिम्मेदारी की नोड टू नोड। लेकिन देखो लेट्स से ये राउटर है, अब राउटर में मैंने बताया था कि आपको बफर लगा होता है, वो स्टोर करता है, उसमें कुछ प्रोसेसिंग वगैरह करता है। देखो ये भी तो एक मशीन है ना, इसमें भी तो एरर आने के चांसेस हैं। लेट्स से राउटर अपनी इंटरनल प्रोसेसिंग की तरह उसमें कोई एरर आ गया, राउटर जब आप उसको खुद प्रोसेस कर रहा था, तो ये एरर जो है ना, ये डाटा लिंक लेयर डिटेक्ट नहीं कर सकती। तो लेट्स से यहाँ पे एक पैकेट रिसीव हुआ 101, इसने चेकसम कैलकुलेट किया, इसको पता चला कि इसमें कोई एरर नहीं है। अब इसने इसको फॉरवर्ड करना था, तो इसने इंटरनल प्रोसेसिंग की, तो लेट्स से वो 101 से 110 हो गया। अब देखो क्योंकि इसने आगे सेंड किया है चेक करके, तो नेक्स्ट राउटर रिसीव करेगा ना, वो ये समझेगा कि इसने 110 ही सेंड किया है, तो वो इसके हिसाब से चेकसम कैलकुलेट करेगा, तो उसको मिलेगा हाँ ये 110 ही आया है। तो इस तरह ये करता 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 बिल्कुल एंड तक पहुंच जाएगा और ये डिटेक्ट ही नहीं होगा। कहने की बात ये कि एक नोड से दूसरे नोड तक ट्रेवल करते हुए जो एरर आते हैं वो जिम्मेदारी है डाटा लिंक लेयर की, लेकिन एक नेटवर्क के अंदर, एक राउटर के अंदर प्रोसेसिंग करते हुए जब वो घूम रहे होते हैं, उसके अंदर कोई एरर आ जाए, वो डाटा लिंक लेयर डिटेक्ट नहीं कर सकती। उसके लिए फिर हमारे पास एंड पे जाके एक फाइनल चेकसम कैलकुलेट किया जाता है, और ये कैलकुलेट किया जाता है आईपी की बेस पे, कि आईपी हेडर जो होगा उसके अंदर जो ओरिजिनल पेलोड होगा, उस पर भी हमने देखा था कि हम चेकसम वगैरह की एक फील्ड होती है उसमें अटैच करते हैं, तो उसके हिसाब से हम इसको कैलकुलेट करके अगर फाइनल फिर भी कोई एरर हुआ जो इंटरनली आया था और अनडिटेक्टेबल रह गया था, वो फिर ट्रांसपोर्ट लेयर कैलकुलेट करेगी। तो इसको समझना है कि यार यही काम हम वहां भी कर रहे थे, तो इसके बावजूद कैसे आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। नोड टू नोड आप करते जा रहे थे, लेकिन इंटरनली तो नहीं कर रहे थे ना, वो तो डाटा लिंक लेयर की जिम्मेदारी नहीं थी, वो तो नोड टू नोड थी। तो यही चीज आपको नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में दिखाई गई है। देखो वो कह रहा है कि देखो एक ये नोड है, एक ये नोड है, इसके दौरान अगर कोई एरर आया है, ये जिम्मेदारी है डाटा लिंक लेयर की, जिसको मैं रेड के साथ इनसर्कल कर रहा हूं। लेकिन इस नेटवर्क के अंदर कोई एरर आया है, इसको डिटेक्ट नहीं कर सकती है डाटा लिंक लेयर, तो ये अनडिटेक्टेबल रह जाते हैं, और इवन कि ये रिसीवर तक पहुंच जाते हैं। तो रिसीवर पे हमें एक ऐसे मैकेनिज्म की जरूरत थी, क्योंकि मैसेज ये फिनोमिना कॉमन है, तो इसलिए हमने ट्रांसपोर्ट लेयर पे जिम्मेदारी रखी कि जब ये बाकी काम कर रही हो, तो इस साथ के साथ चेकसम वगैरह को भी कैलकुलेट करे और देखे कि कोई ऐसा एरर तो नहीं था जो आईपी हेडर के अंदर हमारे साथ आ गया था और यहाँ तक अनडिटेक्टेड पहुंच गया। तो अगर है तो चेकसम कैलकुलेट करके उसको डिटेक्ट कर सकती है, रिकवर कर सकती है, डिस्कार्ड कर सकती है, बाकी जितनी भी इसकी है टेक्नोलॉजी वो सारा कर सकती है। तो ये वाले जो है ना, इस पे जरूरत है हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर की। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया कि राउटर के अंदर कोई एरर आ गया तो वो काट नहीं होगा डाटा लिंक लेयर के, तो इसके लिए हमारे पास जरूरी है कि हम ट्रांसपोर्ट लेयर को करें। लास्ट हमारे पास इसकी जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी है फ्लो कंट्रोल की। फ्लो कंट्रोल में सिर्फ और सिर्फ टीसीपी एक यूज करता है, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, और यूडीपी तो करता ही नहीं है। तो स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल अगर आपने नहीं देखा, तो आप डाटा लिंक लेयर में जाके कुछ इनिशियल स्लाइड्स में हमारे पास 7वीं 8वीं 6ठी 5वीं किस तरह की है, उसमें मैंने डिटेल से समझाया होगा स्लाइडिंग विंडो क्या है, कैसे काम करता है, और हम इसको पढ़ लेते हैं। देखो प्रोवाइड्स फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म बिटवीन द एडजेसेंट लेयर ऑफ टीसीपी आईपी मॉडल। ये हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर की जिम्मेदारी है कि टीसीपी जब यूज हो रहा हो तब वो इसको फ्लो कंट्रोल प्रोवाइड करे। टीसीपी प्रिवेंट डाटा लॉस ड्यू टू फास्ट सेंडर एंड स्लो रिसीवर। इसी वजह से होता है फ्लो अगर रिसीवर इतनी तेजी से रिसीव नहीं कर रहा। बाई इम्पोजिंग सम फ्लो कंट्रोल टेक्निक्स, और कुछ टेक्निक्स हैं, उसमें जो मैंने बता दी कि स्लाइडिंग विंडो, इट यूजेस द मेथड ऑफ स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। हाँ ये अलग से लिख भी दिए। क्या है वो? विच इज अकम्प्लिश्ड बाय द रिसीवर बाय सेंडिंग अ विंडो बैक टू सेंडर इन्फॉर्मेशन। ये हमने देखा था, गो बैक एंड वगैरह भी इसी में आता है, सिलेक्टिव रिपीट भी इसी में आता है। तो ये सारे स्लाइडिंग विंडो के प्रोटोकॉल है। तो ये हमारे पास था स्लाइडिंग विंडो। तो यहाँ पे हमारी जो है ट्रांसपोर्ट लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और जितनी भी फंक्शनैलिटीज हैं वो हमने देख ली हैं। आज के लेक्चर में किसी को कोई इशू है तो मुझसे डिस्कस कर सकता है। तो सर